जो आज का हमारा टॉपिक है, विच आर दी सोर्सेज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी जो हमारा संविधान बना उसके स्रोत क्या है। एग्जाम के लिए तो इंपॉर्टेंट है ही है, साथ ही साथ पूरे पॉलिटी का ये बेस है। इसमें अलग अलग टर्म्स आएंगे और अगर उन टर्म्स को हम समझ जाते हैं तो पॉलिटी लगभग कवर हम कर लेंगे, हमारी बेसिक अंडरस्टैंडिंग बन ही जाएगी उससे रिलेटेड। अब सोर्सेज से क्या मतलब है, देखें, जो हमने पहला चैप्टर पढ़ा था उसमें हम यही देख रहे थे कि जो भारत का संविधान है वो बनाया गया है, यानी ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन की तरह नहीं है कि अलग अलग सोर्सेज से आ गया और एक किताब में ही नहीं है। इंडिया के पास तो उसका रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, लिखित संविधान है, कोडिफाइड एक किताब में। और जो हमारा संविधान है, जैसे कोई आपसे पूछे कि इंडियन जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो किसने बनाया है, तो इट वॉज प्रिपेयर्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। यानी संविधान बनाने का कार्य, मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वॉज बाय संविधान सभा, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। और ये सारे पॉइंट्स मैं आपको पहले बता चुका हूँ। संविधान सभा में जो मेन आदमी हैं जो एडवाइस कर रहे हैं कि कौन कौन सी चीज़ें कॉन्स्टिट्यूशन में होनी चाहिए, किन किन देशों से कौन सी बेहतर चीज़ें हम देख सकते हैं, वो थे एडवाइजर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। आप मुझे बताएं कि कौन है एडवाइजर। मैं पहले बता चुका हूँ आपको, संविधान सभा के सलाहकार सलाहकार साहब हैं BN राव, बेनेगल नरसिंह राव, इनके बारे में मैंने बताया था। ये अपने समय के बड़े ज्यूरिस्ट थे, इन्होंने दुनिया भर के कॉन्स्टिट्यूशन उस समय देखे। ऐसा कहा जाता है कि ही स्टडीड 60 कॉन्स्टिट्यूशंस। दुनिया भर में उस समय मौजूद 60 संविधानों को इन्होंने पढ़ा और देखा कि भारत की ज़रूरतों के लिए कौन से संविधान बेहतर हैं, किससे हम क्या ले सकते हैं, ये सारी उन्होंने स्टडी की। और फिर जाके उन्होंने ड्राफ्टिंग कमेटी को सजेशन दिए, जो हमारी प्रारूप समिति थी जिसके चेयरमैन थे BR अम्बेडकर। मैं डिटेल से इसको बता चुका हूँ कि कौन कौन मेंबर थे, आप पिछली वीडियोस में देख लेना। उनको सजेशन दिए कि क्या चीज़ें हो सकती हैं और क्या नहीं। संविधान सभा में एक एक चीज़ पे डिबेट डिस्कशन होता और जो फाइनलाइज होता उसको ड्राफ्टिंग कमेटी ड्राफ्ट कर लेती, यानी लिख के तैयार कर लेती कि ये चीज़ें हैं जो फाइनल ड्राफ्ट में रहेंगी, यानी संविधान का जो आखिरी नमूना बन के तैयार होगा उसमें ये चीज़ें आएंगी। तो 60 देशों के संविधान हमने पढ़े। कुछ हमारी ज़रूरत के हिसाब से थे, कुछ हमारी ज़रूरत के हिसाब से नहीं थे। कुछ चीज़ें ऐसी थी जिन पे डिबेट और डिस्कशन हुआ, लेकिन फाइनली आपको एक चीज़ अडॉप्ट करनी पड़ी। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मैं एक उदाहरण बता देता हूँ। दुनिया में एक देश है दैट इज कॉल्ड द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, USA, हम सभी जानते हैं। देयर इज अनदर कंट्री कॉल्ड ब्रिटेन। ब्रिटेन में जो व्यवस्था है उसको हम बोल देते हैं संसदीय व्यवस्था। अब संसदीय व्यवस्था क्या होती है बताएंगे पहले। इसको बोलते हैं पार्लियामेंट्री सिस्टम। और जो यहां पे सिस्टम चलता है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में, इसको हम बोलते हैं प्रेसिडेंशियल सिस्टम। प्रेसिडेंशियल सिस्टम मतलब राष्ट्रपति व्यवस्था। क्या होता है इसका मतलब? तो पार्लियामेंट्री सिस्टम में नाम से ही समझ में आ रहा है कि विच एवर द पार्टी इज गोइंग टू गेट द मैक्सिमम सीट इन लोकसभा, कि जिस पार्टी के पास लोकसभा में यानी लोअर हाउस में सबसे ज्यादा सीट होंगी उनका एक प्राइम मिनिस्टर होगा। और जो रियल पावर होंगी देश की पॉलिटी की, यानी जो केंद्र के स्तर पे जो वास्तविक शक्ति होंगी, वो होंगी इन द हैंड्स ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री के पास। तो जिसको हम संसदीय व्यवस्था बोलते हैं उसका मतलब यह है कि जो रियल पावर है, यानी जो वास्तविक प्रमुख है, वो है प्रधानमंत्री, जैसे कि ब्रिटेन में होता है। ऑन दी अदर हैंड USA को देखें। USA में नाम में क्या है? प्रेसिडेंशियल सिस्टम। प्रेसिडेंशियल मतलब वहां पे राष्ट्रपति का चुनाव होता है, जनता डायरेक्टली वोट डालती है, राष्ट्रपति को चुनती है। कभी मैं US का प्रेसिडेंशियल सिस्टम पढ़ाऊंगा आपको कि पॉपुलर वोट होता है, स्टेट वोट होता है, वो क्या होते हैं बाद में देखेंगे। इसमें एक राष्ट्रपति चुना जाता है, यहाँ पे प्रधानमंत्री का कोई लेना देना नहीं है। यहाँ पे राष्ट्रपति है और जो राष्ट्रपति साहब ही हैं वो ही रियल हेड भी हैं, यानी वास्तविक प्रमुख भी हैं, और नॉमिनल हेड भी हैं, यानी वास्तविक शक्ति भी इन्हीं के पास है और साथ ही साथ नामित शक्ति भी इन्हीं के पास है, यानी संवैधानिक मुखिया भी यही है। हमारे देश में ऐसा नहीं है। ब्रिटेन में देखें, वास्तविक पावर है PM के पास, लेकिन PM के ऊपर एक किंग भी बैठा हुआ है, किंग चार्ल्स है ना अभी। तो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में डिबेट्स हुई इस बारे में कि भाई हमें कौन सा मॉडल लेना चाहिए। क्या हमें USA वाला मॉडल लेना चाहिए जहाँ एक राष्ट्रपति होता है? इसकी खासियत है, खासियत क्या है कि एक बार राष्ट्रपति चुना गया तो 4 वर्ष के लिए स्टेबिलिटी हो गई, यानी इसकी खासियत है स्थायित्व। एक बार चुना गया 4 साल तक के लिए, अब कोई सरकार नहीं गिराएगा। वहीं संसदीय व्यवस्था को देखें तो संसदीय व्यवस्था की खासियत यह है कि जो प्राइम मिनिस्टर है वो खुद लोकसभा का पार्ट है या राज्यसभा का पार्ट है, पार्लियामेंट का पार्ट है। तो अगर वो कोई पॉलिसी बनाता है, कोई नियम कानून लाता है, तो वो लोकसभा राज्यसभा में आके बैठेगा, ऑपोजिशन लीडर्स उससे रोज सवाल पूछेंगे।
तो ये जो व्यवस्था है, इसकी जो मेन चीज है वो है उत्तरदायित्व। उत्तरदायित्व यानी अगर आप कोई भी डिसीजन लेते हो तो आपकी अकाउंटेबिलिटी बनती है, यानी आप उसके प्रति जवाबदेह हो। स्टेबिलिटी इतनी ज्यादा नहीं है, कल को इस पार्टी में उधर चले गए मेंबर तो सरकार गिर गई, नया प्रधानमंत्री आ गया। इधर वाले में क्या है कि स्टेबिलिटी है लेकिन अकाउंटेबिलिटी नहीं है। तो कई लोग थे, जैसे केटी शाह साहब थे, वो कह रहे थे कि प्रेसिडेंशियल सिस्टम होना चाहिए, कि भारत नया नया आजाद हुआ है तो हमें एक स्टेबल सरकार की जरूरत है। ऑन दी अदर हैंड जवाहरलाल नेहरू थे या बी आर अम्बेडकर साहब थे, वो कह रहे थे ब्रिटिश सिस्टम होना चाहिए, पार्लियामेंट्री सिस्टम। उसमें क्या है कि यहाँ पे राष्ट्रपति एक बन गया। यहाँ पे क्या है कि प्राइम मिनिस्टर कोई अलग से मंत्री नहीं है, वो एक कैबिनेट मंत्री है, तो एक प्रधानमंत्री होगा। और क्योंकि इंडिया में इतनी डाइवर्सिटी है, इतनी विविधता है कि हर वर्ग के लोगों को हम मिनिस्टर बना लेंगे। जैसे आप अक्सर देखते होंगे कि दक्षिण से आ गए, कि नॉर्थ ईस्ट के मिनिस्टर हैं, अब तो जाति पे भी बनने लगे कि ओबीसी इतने मंत्री आए, एससी इतने मंत्री आए। इस तरीके से वाइड रिप्रेजेंटेशन होगा, ज्यादातर जो हमारे ग्रुप हैं उनको हम सरकार में शामिल कर पाएंगे। तो ऐसे ऐसे छोटे छोटे मुद्दों पर डिबेट होती थी। तो जैसे ये प्रेसिडेंशियल फॉर्म हमने लिया था यूएसए से, और ये लिया था ब्रिटेन से, और एंड में अपनाया गया ब्रिटेन वाला। जब मैं ये पढ़ाऊंगा तो और डिटेल में इसके कारण मैं आपको दूंगा। यानी कुल मिलाकर आप समझ गए यहाँ पे कि सोर्सेस की जरूरत पड़ी क्यों। आई थिंक एवरीथिंग इज क्लियर यहाँ तक। तो ये हमारे पास व्यवस्था है। अब हमने कहाँ कहाँ से चीजें ली है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, वो हम जानते हैं। एक तो तरीका है, मैं आपको सोर्स बता दूं और सीधे लिखा दूं। एक है कि उनको गौर से समझ लें, पढ़ लें एक दफा, ताकि बार बार ये दिक्कतें हो ही ना। जैसे क्या, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जब बनना नहीं था, यानी भारत अंग्रेजों का गुलाम था, तो अंग्रेज भारतीयों का सिस्टम चलाने के लिए कानून लेकर आए। कैसा कानून, समझे। ब्रिटेन में राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई, गोल मेज सम्मेलन। ये हुए हमारे पास 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। ये 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होती है 1930 में, 1931 में और 1932 में। इसमें ब्रिटिश जो प्राइम मिनिस्टर थे उस समय, रैमसे मैकडोनाल्ड, आपको नाम याद रखना है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, हिस्ट्री में आप पढ़ेंगे। उन्होंने इंडिया के अलग अलग जो वर्ग हैं उनके नेताओं को बुलाया। जैसे डिप्रेस क्लासेस के लिए अंबेडकर साहब पहुंचे, गांधी जी भी पहुंचे थे सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में, कांग्रेस के हेड बन के। महिलाओं के लिए रिप्रेजेंटेशन के लिए हमारे पास सरोजनी नायडू पहुंची, मदन मोहन मालवीय पहुंचे हिंदू महासभा से, शफी ग्रुप पहुंचा, सरदार मंगल सिंह, मतलब अलग अलग ग्रुप। इंडिया इंडस्ट्रियलिस्ट को भी रिप्रेजेंट किया, जमींदारों को भी किया, यानी सारे ग्रुप को उन्होंने बुलाया और बोला कि आपकी क्या मांगे हैं, और आपस में बैठ के डिस्कशन करके एक कुछ चीज़ निकाल लेते हैं। अच्छा, दिक्कत भी क्या हो रही थी उस समय ब्रिटिश को, 1930 का जो दौर था, वहां पे इंडिया और म्यांमार, उस समय बर्मा बोलते थे, दोनों के राष्ट्रवादी आपस में मिलने लगे थे। और ब्रिटेन को लगा था कि अगर ये आपस में मिल गए तो फिर और दिक्कत होगी इतने बड़े एरिया को कवर करना। वरना पहले बर्मा का वॉइसराय अलग नहीं होता था, जो इंडिया का वॉइसराय था वही बर्मा का भी वॉइसराय था। 1935 में ब्रिटिश ने क्या किया, 1935 में एक एक्ट पास किया जिसका नाम था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, यानी भारत शासन अधिनियम 1935। इस अधिनियम में उन्होंने वो व्यवस्थाएं लागू की जिसके हिसाब से इंडिया का एडमिनिस्ट्रेशन यानी प्रशासन चलेगा, 1935। और बर्मा का अलग किया उन्होंने, गवर्नमेंट ऑफ बर्मा एक्ट 1935, यानी बर्मा को इंडिया से अलग कर दिया गया 1935 में। वो तो हिस्ट्री में आप जाने, पॉलिटी में देखते हैं। उस समय जब ये एक्ट आया तो भारतीय लोगों ने, कुछ लोगों ने इसको एक्सेप्ट भी किया, कुछ लोग इसके खिलाफ भी बोले। जैसे अंबेडकर साहब जो हैं वो उन्होंने एक्सेप्ट किया, नेहरू जी जो है उन्होंने बोला कि दिस एक्ट हैज़ नो इंजन बट ऑल ब्रेक्स, कि भारत की आज़ादी को कहीं से तेज नहीं करता, ब्रेक ही लगाता है ये एक्ट। यानी चारों तरफ से अलग अलग तरीके के रिस्पॉन्सेस थे। तो अल्टीमेटली ये डिसाइड हुआ कि भारत का जो एडमिनिस्ट्रेशन है, यानी भारत का जो प्रशासन है, वो इसी एक्ट के हिसाब से चलेगा। और इसी के बेसिस पे 1937 में चुनाव भी हुए, जो आप हिस्ट्री में जानेंगे। कुल मिला के आज़ादी से पहले ही इंडिया में एक रफ कॉन्स्टिट्यूशन अंग्रेजों ने बना के दिया। उस रफ कॉन्स्टिट्यूशन का नाम है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। यानी आज़ादी से पहले भारतीयों की वाबस्तगी थी इस प्रकार के संविधान से। वाबस्तगी मतलब फैमिलियरिटी, उससे परिचित थे। तो हमारे लोगों ने तय किया कि भाई क्योंकि हम इस व्यवस्था से परिचित हैं, तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो ज्यादातर हिस्सा है, जो मेजर पार्ट है, वो उठा लिया गया यहीं से। यानी अगर आपसे पूछा जाए भारतीय संविधान का जो मेजर सोर्स है वो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, हिंदी में बोल देते हैं उसको भारत शासन अधिनियम 1935। ज्यादातर चीजें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में यहीं से ली गई हैं, भारत शासन अधिनियम 1935 से। क्या है ये, किस डिस्कशन के बाद निकला, वो हमने जान ही लिया। मैंने अभी आपको इससे पिछली स्लाइड में बताया
कि भाई भारत में जो शक्तियां हैं सारी की सारी वो सेंटर के पास नहीं है। भारत में एक 3 टियर गवर्नमेंट है। जब संविधान बन के तैयार हुआ तो ये तीसरा टियर तो नहीं था, लोकल गवर्नमेंट तो नहीं थी। उस समय तो दो ही गवर्नमेंट होती थी, या तो केंद्र सरकार या राज्य सरकार। यानी शक्तियों का हमने क्या कर रखा था, बंटवारा, कुछ शक्तियां केंद्र को, कुछ राज्य को, जो हमने 7 शेड्यूल में देखा भी है। इस तरीके का जो सिस्टम है इसको हम बोलते हैं फेडरल सिस्टम। हिंदी में बोलते हैं इसको संघीय व्यवस्था। संघीय व्यवस्था का मतलब यह है कि हमने पार्ट्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, यानी जो सब्जेक्ट्स हैं, शक्तियां हैं, वो दो स्तर पे बांट दी। एक यूनियन के लेवल पे और कुछ पार्ट दे दी किसको, स्टेट को, राज्य के स्तर पे। और उनको साफ साफ लिख के अलग कर दिया कि ये वो चीजें हैं जिसपे यूनियन कानून बनाएगा और लागू करेगा, और ये दूसरी चीजें हैं जिसपे स्टेट बनाएगा। इसके बारे में डिटेल में मैंने कल पढ़ाया था, जब आप 7वीं अनुसूची पढ़ेंगे मैंने बताया था कि कौन कानून बनाता है, कौन लागू करता है, हमने वहां देखा। तो ये जो सिस्टम है ये हमने लिया भारत शासन अधिनियम 1935 से। ये केंद्र होगा और राज्य होंगे। केंद्र की अपनी अलग पॉलिटिकल सिस्टम है, राज्यों के अपने अलग अलग पॉलिटिकल सिस्टम है। लेकिन फिर केंद्र राज्य को कंट्रोल कैसे करेगा, ये भी तो बात है। जैसे भारत में मैं आपसे पूछूं कितनी केंद्र सरकार है, तो आप बोलेंगे एक सेंट्रल गवर्नमेंट है, और राज्य तो बहुत सारे हैं, यानी ये है मल्टीपल स्टेट। फिलहाल 28 राज्य हैं। तो केंद्र को इन राज्यों के बारे में पता कैसे चलेगा, क्योंकि एक ही कॉन्स्टिट्यूशन है इंडिया में, तो यूएसए की तरह तो नहीं है। यूएसए में देश का अलग संविधान है और अलग अलग राज्यों का अलग। हमारे यहाँ तो एक ही है, केंद्र का भी राज्य का भी। तो केंद्र की जिम्मेदारी बनती है कि ये तय करे कि जो राज्य की सरकार है, जो स्टेट गवर्नमेंट है, दे आर वर्किंग इन अकॉर्डेंस विद द कॉन्स्टिट्यूशन, कि राज्य की सरकारें संविधान के हिसाब से काम कर रही हैं। तो राज्य की सरकारों को देखने के लिए केंद्र अपना एक प्रतिनिधि भेज देता है, अपना एक रिप्रेजेंटेटिव भेज देता है। तो केंद्र की तरफ से एक रिप्रेजेंटेटिव होता है जिसको हम बोलते हैं गवर्नर। तो हमने लिया ऑफिस ऑफ द गवर्नर, यानी राज्यपाल का पद। यानी हर एक राज्य में एक राज्यपाल होगा। ये जो व्यवस्था आई है ये आई है भारत शासन अधिनियम 1935 से। देखो गौर से समझें इस बात को। जब मैं बोल रहा हूं कि राज्यपाल का पद, तो राज्यपाल होगा ये लिया है हमने। ये नहीं लिया कि राज्यपाल की नियुक्ति कैसे होगी, अपॉइंटमेंट कौन करेगा। क्योंकि भारत शासन अधिनियम में तो अपॉइंटमेंट वॉइसराय साहब कर रहे थे विद द परमिशन ऑफ द किंग और क्वीन। तो ना तो हमारे यहाँ वॉइसराय ही बचे हैं, ना राजा और रानी ही बचे हैं। तो फिर राज्यपाल की नियुक्ति का जो सिस्टम है, अपॉइंटमेंट का सिस्टम है, वो हमने भारत शासन अधिनियम से नहीं लिया। हमने सिर्फ लिया है कि राज्यपाल नाम का एक पद होगा, उसको हम देखेंगे। ये दो चीजें हैं जो हमने वहां से ले ली हैं। और क्या लिया है देखते हैं। इंडिया में एक जुडिशियल सिस्टम है, वो है ये डायग्राम मैं बहुत बनाऊंगा आगे चल के भी, अभी आप समझ लें। सबसे नीचे स्तर के कोर्ट हैं जिनको हम बोल देते हैं सबॉर्डिनेट कोर्ट, हिंदी में बोल देते हैं अधीनस्थ न्यायालय। ये तहसील के लेवल पे होने वाले न्यायालय हैं। इनके ऊपर भी कोर्ट होते हैं जिसको हम बोलते हैं डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट, जिला एवं सत्र न्यायालय बोल देते हैं इनको। यानी ये डिस्ट्रिक्ट लेवल के कोर्ट हैं। अगर आप इनसे भी सेटिस्फाई नहीं है, देयर आर हाई कोर्ट्स, उच्च न्यायालय, और सबसे ऊपर कोर्ट है सुप्रीम कोर्ट। ये इंडिया का जुडिशियल स्ट्रक्चर है। और मजेदार बात यह है कि ये सारे कोर्ट अलग अलग नहीं है। जैसे आपका मुकदमा सबॉर्डिनेट कोर्ट में है, आप सेटिस्फाई नहीं है, आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जाएं। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने फैसला दिया, आप उसके खिलाफ अपील करने हाई कोर्ट जाएं। हाई कोर्ट ने फैसला दिया, आप उसके खिलाफ अपील करने सुप्रीम कोर्ट जाएं। यानी कोई भी मुकदमा निचली अदालत से लेके ऊपरी अदालत तक अपने आप जुड़ता चला जाता है, या एक साथ ही अदालतें जुड़ी हुई हैं। इस तरीके का जो सिस्टम है उसको हम बोलते हैं इंटीग्रेटेड जुडिशरी। हिंदी में बोल देते हैं एकीकृत न्यायिक व्यवस्था। ये जो इंटीग्रेटेड जुडिशरी है ये हमने उठाई है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से। अच्छा, यूएसए में ऐसा नहीं है। अगर मैं यूएसए की आपको जुडिशरी बताऊं, ये पिछली स्लाइड में मैं थोड़ा सा बता देता हूं उसके बारे में। यूएसए में क्या होता है कि जुडिशरी दो लेवल की है। एक कोर्ट होता है सेंटर के लेवल पे जिसको हम बोलते हैं फेडरल कोर्ट, और एक कोर्ट होता है स्टेट के लेवल पे जिसको हम बोल देते हैं हाई कोर्ट। तो हाई कोर्ट में सिर्फ राज्यों से संबंधित मुकदमे जाते हैं, राज्यों का मुकदमा सेंटर पे नहीं जाता। और फेडरल कोर्ट में सिर्फ सेंटर से रिलेटेड मुकदमे जाते हैं, उसका मुकदमा हाई कोर्ट में नहीं जाता। यानी यूएसए में जुडिशरी को बांट दिया गया है, जुडिशरी की पावर को भी दो हिस्सों में बांट दिया। और अगर पावर को दो हिस्सों में बांट दिया तो उसको बोलते हैं फेडरल सिस्टम। तो यूएसए की जुडिशरी एक साथ जुड़ी हुई नहीं है, वहां पे जुडिशरी यानी न्यायपालिका में शक्तियों को बांट दिया गया, फेडरल के लेवल पे अलग, स्टेट के लेवल पे अलग। लेकिन हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ सारे कोर्ट एक साथ जुड़े हुए हैं, जिसका नाम रख दिया हमने इंटीग्रेटेड जुडिशरी। और ये भी हमने उठाया भारत शासन अधिनियम 1935 से। फिर आगे बढ़ते हैं, और क्या लिया है हमने यहाँ से यहीं पे लिख देता हूं ताकि आपको एक स्लाइड में एक तो पूरा मिल ही जाए। नेक्स्ट जो पार हमने उठाई है वो देखते हैं।
इंडिया में फेडरल सिस्टम में हमने जाना कि जो केंद्र है वो है एक और बहुत सारे राज्य हैं और शक्तियों को केंद्र और राज्य के बीच में बांटा हुआ है। वी हैव डिवाइडेड द पावर्स बिटवीन द यूनियन एंड द स्टेट। बहुत सिंपल नॉर्मल कंडीशन ऐसा ही है। केंद्र की पावर क्या होंगी, राज्य की क्या होंगी, 7th शेड्यूल में हमने साफ साफ लिख दिया। लेकिन कभी ऐसा हो जाए कि इंडिया की सॉवरेनिटी, सिक्योरिटी, यूनिटी, इंटीग्रिटी पे खतरा हो, यानी देश की संप्रभुता, देश की सुरक्षा, देश की एकता और अखंडता पे खतरा आ जाए, तो ऐसे में क्या हो? ये तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। सरकारें तो बात की बात है, अगर देश बचेगा, देश की आज़ादी बचेगी, जिसको हम सॉवरेनिटी बोल देते हैं, आज़ादी बहुत कॉमन लैंग्वेज में बोल देते हैं उसको, या फिर देश की सुरक्षा होगी, तभी तो देश या सरकार है। तो ऐसे में सरकार को चाहिए होता है कि क्विक डिसीजन लिया जाए, जल्दी से जल्दी निर्णय लिया जाए, यानी जो डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी है वो बटी हुई ना हो। नॉर्मल कंडीशन में अगर हम इंडिया को देखें तो नॉर्मली इंडिया में एक तो है यूनियन गवर्नमेंट, एक केंद्र सरकार है और 28 राज्य की सरकारें हैं। यानी कितनी सरकार हैं टोटल अगर आप गौर से देखें, एक यूनियन गवर्नमेंट प्लस 28 राज्यों में 28 स्टेट गवर्नमेंट प्लस 3 केंद्र शासित प्रदेश भी हैं जहां पे अपनी अलग अलग सरकारें हैं, जैसे जम्मू कश्मीर है, दिल्ली है, पुडुचेरी है। कुल मिला के इंडिया इज हैविंग कितनी सरकारें हो गई यहाँ पे, मेरा मैथ थोड़ा कमजोर है, 32 सरकारें, 32 सरकारें हैं देश में। अब जो डिसीजन लेना है अचानक से सॉवरेनिटी, सिक्योरिटी, यूनिटी, इंटीग्रिटी में, तो वो तो जल्दी से जल्दी डिसीजन है। तो ऐसे में एक प्रावधान डाल दिया कॉन्स्टिट्यूशन में जिसको हम बोलते हैं इमरजेंसी प्रोविजन। हिंदी में बोलते हैं आपातकालीन उपबंध। यानी अगर इमरजेंसी की सिचुएशन हो तब सारी पावर राज्यों के स्तर पे नहीं रहेगी, वो सारी पावर सेंटर के पास पहुंच जाएगी। उसके लिए अमेंडमेंट करने की भी जरूरत नहीं है। जब मैं आपको इमरजेंसी पढ़ाऊंगा, पार्ट 18 में है ये, आर्टिकल 352 से आर्टिकल 360, तब मैं इसको डिटेल में बताऊंगा। तो जो आपातकाल कैसे लगेगा, कौन कौन सी कंडीशन है, ये भी हमने सब उठा लिया है भारत शासन अधिनियम 1935 से। कई किताबें आपको ऐसा मिलेंगी कि भाई जर्मनी का वीमर संविधान, वो चीज़ गलत है। वीमर कॉन्स्टिट्यूशन क्या है मैं आगे बता दूंगा, अभी नेक्स्ट वही बता दूंगा मैं आपको। जर्मनी के वीमर कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है कि इमरजेंसी के टाइम में फंडामेंटल राइट को सस्पेंड कर देना, लेकिन आपातकाल जर्मनी से नहीं लिया गया है। यह आया है भारत शासन अधिनियम 1935। 3 तरह की इमरजेंसी है, आगे मैं उसको पढ़ाऊंगा ही। उसके बाद और क्या लिया है हमने वहां से, इंडिया में केंद्र और राज्य दोनों स्तर पे सरकारें हैं। सरकारों को अपना काम चलाने के लिए नौकरशाही की जरूरत है, ब्यूरोक्रेसी की जरूरत है। ब्यूरोक्रेसी मतलब मेरिट वाले लोग जो सरकारों के लिए काम करें, जिसको आप जनरली सिविल सर्वेंट्स बोल देते हैं। तो सिविल सर्वेंट्स की भर्ती के लिए एक बोर्ड है जिसको हम बोलते हैं लोक सेवा आयोग, यानी पब्लिक सर्विस कमीशन। तो बोल देते ना अभी यूपीएससी, रॉस बेकर उसके पहले चेयरमैन थे। ये भी हमने लिया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 से। और जो हमारे देश में एडमिनिस्ट्रेशन है कि ज़िले में एक डीएम होगा, वहाँ पे एक एसएसपी साहब होंगे, फिर उससे निचले स्तर पे एक एसडीएम साहब होंगे, वहाँ पुलिस व्यवस्था को देखने के लिए एक सीओ होंगे, फिर तहसील स्तर होगा, यानी पूरा का पूरा जो एडमिनिस्ट्रेशन है, हिंदी में बोल देते हैं इसको प्रशासन, वो सारा का सारा हमने उठा लिया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 से। ये सारी चीजें हैं जो भारत शासन अधिनियम 1935 से आई हैं। 3 बातें याद कर लें कि सबसे बड़ा सोर्स यही है, सबसे ज्यादा चीजें यहीं से ली गई हैं। दूसरी चीज ये कि गवर्नर का पद लिया गया है, ऑफिस, गवर्नर की अपॉइंटमेंट का तरीका नहीं लिया गया, उसकी नियुक्ति कैसे होगी ये नहीं लिया गया है। तीसरा, जुडिशरी इंटीग्रेटेड यानी एक साथ जुड़ी हुई, वो यहां से ली गई है। इंडिपेंडेंट जुडिशरी यहां से नहीं ली गई है। क्या होती है इंडिपेंडेंट, मैं आगे पढ़ाऊंगा आपको। और ये बात जो मेन है कि इमरजेंसी यहां से ली गई है, लेकिन इमरजेंसी के टाइम में फंडामेंटल राइट सस्पेंड हो जाएंगे, ये जर्मनी से आया है। आई होप इट इज क्लियर टू ईच एंड एवरीवन। यहां तक समझ आया? ये पहला सोर्स था हमारा। जर्मनी को लेकर क्या कंफ्यूजन होता है वो मैं अभी नेक्स्ट इसमें यही क्लियर कर देता हूं। जैसे क्या दूसरा सोर्स जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का है वो यहीं लिख देते हैं, वीमर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जर्मनी, यानी जर्मनी का वीमर संविधान। बोले कि सर ये वीमर संविधान क्या होता है, आप सीधे सीधे जर्मनी का संविधान लिखा सकते थे, लेकिन इसके पीछे बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है। तो हमारे देश में या और भी जो आसपास हम जिनको सक्सेसफुल डेमोक्रेसी मानते हैं जैसे यूएसए, हमारे यहाँ एक ही संविधान है। यानी हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो 26 जनवरी 1950 में आया वही अब तक चल रहा है।
समय समय पे हम उसमें चेंज करते गए, 104 105 बार हम उसको अमेंडमेंट कर लिया हमने अपने हिसाब से, जैसे समय की ज़रूरत पड़ी अमेंडमेंट किया। कई बार कुछ अमेंडमेंट बदले भी गए, जैसे 42वां संविधान संशोधन था, उसका ज़्यादातर हिस्सा 43rd और 44th के थ्रू बदल दिए गए। यानी समय की ज़रूरत के हिसाब से हम बदलते गए, लेकिन कभी संविधान नहीं बदला, संविधान वही रहा। ऐसे यूएसए में भी है, यूएसए ने भी समय की ज़रूरत के हिसाब से अमेंडमेंट करते रहे अपने। लेकिन कई देश ऐसे हैं जो इतना सेक्रेड नहीं मानते संविधान को। कई देश ऐसे हैं जहां संविधान लगातार बदले गए, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अपना पड़ोसी देख लें पाकिस्तान। पहला कॉन्स्टिट्यूशन 54 में बनाया, फिर 62 में उसको बदल दिया गया, फिर 73 में उस पुराने वाले कॉन्स्टिट्यूशन को बदल दिया गया। यानी पाकिस्तान का एक संविधान नहीं रहा जब से वो बना, लगातार संविधान बदलते रहे। उनके तो आर्मी जनरल साहब हैं परवेज मुशर्रफ साहब, जिन्होंने कू कर दिया था, मतलब आमीरियत लगा दी थी, फौज का शासन कर दिया था, मार्शल लॉ। उसको उनका तो फेमस स्टेटमेंट है, टीवी पे है, व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन, इट्स जस्ट अ पीस ऑफ पेपर थ्रोन टू द डस्टबिन। ये संविधान है क्या, एक कागज़ का टुकड़ा है जिसको जब चाहो डस्टबिन में फेंक दो। तो यानी जितनी हमारी रिगार्ड और रिस्पेक्ट है अपने कॉन्स्टिट्यूशन के लिए, हमेशा ऐसी नहीं रही। तो बोले ये सब बातें क्यों बता रहे हैं सर, ये है जर्मनी से रिलेटेड, यहाँ से पता लगेगा कि वीमर का मतलब क्या है। देखिए जर्मनी के जो हिस्ट्री है उसको हम 3 पार्ट में बांट लें। एक पार्ट है कि वर्ल्ड वॉर 1 हुआ, प्रथम विश्व युद्ध जिसको बोलते हैं। ये वर्ल्ड वॉर 1 हुआ 1914 से लेके और 1918 तक। फिर वर्ल्ड वॉर खत्म हो गया, जर्मनी पे बहुत सारी ट्रीटी लाद दी गई, जिसको ट्रीटी ऑफ वर्साई बहुत फेमस है, उसमें वर्ल्ड हिस्ट्री जब आप पढ़ेंगे तब उसको जानेंगे। कुल मिला के वर्ल्ड वॉर 1 वाला पीरियड ये है, और ये वो पीरियड है जब हिटलर सरकार में आ जाता है। जब हिटलर सरकार में आ गया, ये टाइम पीरियड है 1933 से 1933, और जब तक हिटलर की डेथ ना हो जाए, यानी वर्ल्ड वॉर सेकंड खत्म ना हो जाए, दैट इज 1945 1945, ये हिटलर वाला पीरियड है। जब जर्मनी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हार गया, तो जर्मनी में जो पुराना सिस्टम था वो खत्म हो गया, यानी पुराना, इससे पहले भी कॉन्स्टिट्यूशन रहा जर्मनी में, लेकिन हारने के बाद उन्होंने नई पार्टी सरकार में आती है जिसका नाम था एसडीपी, सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी। मैं यहाँ लिख देता हूँ, थोड़ा आसानी रहेगी, सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी। उन्होंने इस दौरान यानी 1919 से लेके और 1933 तक एक नया कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जर्मनी, यानी पुराना वाला हटा दिया। वो जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया वो एक जगह में बनाया, यानी एक शहर है, उस शहर का नाम था वीमर, वीमर सिटी। तो वीमर नाम का जो शहर है वहां पे जर्मनी का एक संविधान बनाया गया, और ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है कब तक लागू रहा, इट वॉज इन द फोर्स फ्रॉम 1919 टू 1933, ये वो दौर है। तो ये वाला जो कॉन्स्टिट्यूशन है जर्मनी का, क्योंकि उसके बाद हिटलर आ गया, उसने पुराने वाले को खत्म कर दिया, खुद को डिक्टेटोरियल पावर दे दी, खुद को तानाशाही शक्ति दे दी उसने, संविधान को ही बदल के। तो जब हम बोलते हैं ना जर्मनी का संविधान, तो जर्मनी में बहुत सारे संविधान आए। जिस संविधान की हम बात कर रहे हैं वो ये संविधान है जो एसडीपी ने बनाया था, सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ने, और ये वीमर जगह है, शहर है, वहां बना था, और ये वैलिड रहा 1919 से 1933। तो यहां से हमने क्या लिया है वो देख लेते हैं। जर्मनी का जो वीमर कॉन्स्टिट्यूशन है उससे हमने लिया है कि जब भी देश में इमरजेंसी लगी, आपातकाल लगेगा। आपातकाल क्या होता है मैंने बताया ही है। आपातकाल के समय सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स ड्यूरिंग इमरजेंसी, कि जब जब देश में आपातकाल लगेगा तब तक मौलिक अधिकार निलंबित कर दिए जाएंगे, यानी आपातकाल के समय मौलिक अधिकारों का निलंबन। ये उठाया है हमने जर्मनी के कॉन्स्टिट्यूशन से। ये जो आपातकाल के समय मौलिक अधिकारों का निलंबन है, इसको हम आगे चल के पढ़ेंगे। ये कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल है 358 और एक है 359, उसमें हम डिटेल में देखेंगे इन चीज़ों को। इसको स्टार लगा लेना, समझ जाना कि इमरजेंसी नहीं ली है हमने जर्मनी से, इमरजेंसी तो आई है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के 1935 से। बल्कि क्या आया है कि जब जब इमरजेंसी लगेगी आपके फंडामेंटल राइट सस्पेंड हो जाएंगे। ये लिया है हमने जर्मनी के कॉन्स्टिट्यूशन से, और कौन से वाले से, वीमर रिपब्लिक वाले से। आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। आगे चलते हैं। नेक्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन इज वेरी फेमस, दैट इज ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन, यानी ब्रिटेन का संविधान। ब्रिटेन क्या है, ये यूनाइटेड किंगडम से कैसे अलग है, इंग्लैंड से कैसे अलग है, ये मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, फिर से रिपीट नहीं करेंगे इसको। ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से हमने क्या उठाया है ये समझते हैं। हमें एक बात पता है कि ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन कोडिफाइड नहीं है, यानी किसी एक जगह लिखा हुआ नहीं है। यानी इसका मतलब ये नहीं कॉन्स्टिट्यूशन है ही नहीं, वहाँ है, लेकिन कोई ये किताब नहीं है। अलग अलग सोर्सेज से जो जो चीज़ें निकलती रहीं, उसी से हमने एक ट्रेडिशन बना के ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन बना लिया। क्योंकि ब्रिटेन ने हमारे ऊपर राज किया था
ब्रिटेन की ही परंपराओं से हम ज़्यादा परिचित थे, यानी हमारी वाबस्तगी, हमारी जो फेमिलियरिटी थी ब्रिटेन के साथ ही थी। तो हमने काफ़ी कुछ हिस्सा है जो ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से हूबहू उठा लिया। जैसे क्या? जैसे जो हमारा पार्लियामेंट्री सिस्टम है, मैंने शुरुआत में बताया था ना आपको, संसदीय व्यवस्था क्या होती है। जो यूएसए वाला सिस्टम था उसको हमने जाने दिया, और ब्रिटेन वाला कॉन्स्टिट्यूशन की जो व्यवस्था थी पार्लियामेंट्री सिस्टम वाली, उसको हमने अडॉप्ट किया। पार्लियामेंट्री सिस्टम वो हमने लिया ब्रिटेन से। फिर हमारी पार्लियामेंट में दो हाउस हैं, अपर हाउस है राज्यसभा, लोअर हाउस है लोकसभा। ये भी हमने उठाया ब्रिटेन से। इसको बोलते हैं द्विसदनात्मक व्यवस्था, यानी बाइकैमरलिज्म। देखो, बाइकैमरलिज्म में कोई आदमी आर्ग्यूमेंट कर सकता है कि सर एक बात सोचे, मान लिया मैं तीन यहाँ सिस्टम बनाता हूँ, एक है यहाँ ब्रिटेन का, एक सिस्टम है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका यूएसए का, और एक सिस्टम है यहाँ पे इंडिया का। ब्रिटेन में ऐसा होता है कि ब्रिटेन की जो संसद है उसके दो हाउस हैं, एक अपर हाउस है जिसको हम बोलते हैं हाउस ऑफ लॉर्ड्स, एक लोअर हाउस है जिसको हम बोल देते हैं हाउस ऑफ कॉमन्स। ठीक है? ऐसी यूएसए है। यूएसए में भी जो उनकी पार्लियामेंट है उसको कांग्रेस बोलते हैं, उसके दो हाउस हैं। अपर हाउस का नाम होता है सीनेट, और जो लोअर हाउस है उसको हम बोलते हैं हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स। ये हमने देखा। इंडिया में भी ऐसे ही है। इंडिया में जो हमारे पास पार्लियामेंट है उसे संसद बोल देते हैं। अपर हाउस इट्स कॉल्ड राज्यसभा, लोअर हाउस इज कॉल्ड लोकसभा। तो किसी का आर्गुमेंट ये हो सकता है कि सर एक बात समझें कि जब हम बोल रहे हैं दो हाउस होंगे तो दो हाउस तो यूएसए में भी है, तो हम ये क्यों बोल रहे हैं कि बाइकैमरलिज्म, यानी ये जो द्विसदनात्मक व्यवस्था है ये हमने ब्रिटेन से ली है, हम यूएसए क्यों नहीं बोल देते? उसका जवाब ये है कि भाई ये जो बाइकैमरलिज्म वाला आइडिया है ना यूएसए का, उसको देखें। ब्रिटेन में पार्लियामेंट में दो सदन ही नहीं होते हैं, साथ ही साथ जो ब्रिटेन के किंग या क्वीन हैं वो भी पार्लियामेंट के मेंबर होते हैं। यानी सदन की कार्रवाई को बुलाता है किंग या क्वीन, या कोई मेंबर है उसको डिस्क्वालीफाई करना है, किंग या क्वीन करते हैं। वो स्पीच भी देते हैं पार्लियामेंट में जाके। यानी यूएसए में किंग या क्वीन, ये यूके में, ब्रिटेन में किंग या क्वीन हाउस के वो होते हैं, अंग होते हैं, ऑर्गन है। यानी ब्रिटिश पार्लियामेंट के तीन ऑर्गन हैं, अपर हाउस, लोअर हाउस और किंग। यूएस में ऐसा नहीं है। यूएस के जो राष्ट्रपति साहब हैं वो उनकी कांग्रेस के मेंबर या उनकी कांग्रेस के ऑर्गन नहीं है। वहां पे ना तो वो बुलाते हैं सेशन, ना ही वो वहां पे स्पीच देते हैं, यानी उनका कोई मतलब नहीं। इंडिया में यही सिस्टम है कि राज्यसभा लोकसभा है, साथ ही साथ प्रेसिडेंट साहब भी हैं, राष्ट्रपति। राष्ट्रपति जो है वो ऑर्गन है भारतीय संसद का। इंडियन पार्लियामेंट हैज थ्री ऑर्गन्स, प्रेसिडेंट, राज्यसभा, लोकसभा। इसीलिए हमारा जो सिस्टम है ये पार्लियामेंट वाला, इट इज सिमिलर टू द ब्रिटिश सिस्टम। तो हम बोल देते हैं कि जो बाइकैमरलिज्म है वो हमने यूएसए से नहीं लिया बल्कि ब्रिटेन से लिया है। आई होप इट क्लियर्स ऑल द क्वेरीज। फिर आगे बढ़ते हैं, और क्या लिया है हमने यूएसए से, सॉरी ब्रिटेन से। हमने ब्रिटेन से जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ली ना वो है रूल ऑफ लॉ। कोई मुझसे पूछे कि पूरी पॉलिटी का बेस क्या है, तो मैं बोलूंगा विधि का शासन। नहीं, इन माय ओपिनियन दिस इज द बेस। पॉलिटी है ही इसलिए, कोई भी पॉलिटिकल सिस्टम है ही इसलिए क्योंकि वहाँ कानून का राज है। क्या मतलब है कानून के राज का? एक मूवी देखी होगी आपने, बाहुबली, बहुत फेमस है। बाहुबली मूवी में राजमाता होती हैं शिवगामी देवी, वो मतलब जो भी ऑर्डर देती हैं उसके बाद कह देती हैं कि मेरा वचन ही है शासन, ऐसे करके, है ना। वो जो भी एक्शन करती हैं, आई एम नॉट वेरी गुड विद दैट। तो इसका मतलब क्या है कि शिवगामी देवी ने जो बोल दिया वो कानून बन गया। यानी जो एम्पायर है माहिष्मती वाला, वहाँ पे कानून सर्वोच्च नहीं है, वहाँ पे शिवगामी देवी ने जो बोला ना वो सर्वोच्च है। तो माहिष्मती में क्या है, कानून सुप्रीम नहीं होता, कानून का राज नहीं होता, बल्कि किसका है, दैट इज द रूल ऑफ अ पर्सन, व्यक्ति का राज है। और वो व्यक्ति कौन है? शिवगामी देवी। शिवगामी देवी नहीं होगी तो भल्लाल देव होगा, या कोई और, अमरेंद्र बाहुबली, जो भी आप माने। तो भारत में जब ब्रिटिश आए ना, तो भारत में राजा का जो सिस्टम था उसमें जो सारी पावर होती थी वो राजा के पास है। राजा कानून बनाता था, उसको लागू करता था, कोई ना माने तो सजा भी देता था, और जो राजा ने बोल दिया वो फाइनल हो गया। तो भारत में होता था रूल ऑफ पर्सन, व्यक्ति का शासन। लेकिन ब्रिटेन में ऐसा नहीं था। ब्रिटेन में राजा रानी थे, लेकिन वो भी संसदीय कानूनों से बंधे हुए थे। के पीछे ब्रिटेन में लड़ाई हुई है, पूरा का पूरा सिविल वॉर हुआ, जिसको प्यूरिटन रिवॉल्यूशन बोलते हैं। अगर आप कभी वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ेंगे तो उसके बारे में जानेंगे, प्यूरिटन रिवॉल्यूशन की। तो प्यूरिटन रिवॉल्यूशन में दो लोग थे, एक जो किंग को सुप्रीम मान रहे थे, दूसरे जो पार्लियामेंट को मान रहे थे। तो किंग वाले हार गए, पार्लियामेंट वाले जीत गए। और इस तरीके से जो ब्रिटेन में राजा है वो भी कानून के अंडर आने लगा। यानी ये बोलते हैं कि जो सुप्रीम है
वो होते हैं लॉज। यानी देश में अगर कुछ सर्वोच्च है तो सर्वोच्च है कानून। ये व्यवस्था हमने उठाई ब्रिटेन से। कौन सा सिस्टम नहीं है? जैसे हमारे यहाँ था रूल ऑफ पीपल नहीं है। आई होप इट इज क्लियर। आगे बढ़ते हैं। और क्या लिया हमने? मान लिया फिर भी ऐसा होता है कि किसी आदमी को अधिकार है, कुछ राइट्स हैं उसके पास, और दूसरा कोई आदमी उसके अधिकार छीनता है, यानी उसको उसके अधिकार नहीं मिलते। ऐसे में ब्रिटेन में क्या होता था कि जिसके अधिकार छीने गए हैं, जिसके राइट्स इन्फ्रिंज हुए हैं, वो राजा साहब के पास जाता था और राजा साहब के पास गुहार लगाता था कि राजा साहब मेरा मतलब अधिकार छीना है, मुझे न्याय दिया जाए। इंडिया में भी ऐसे बहुत सारे आपको सीक्वेंस मिलते हैं देखने को। जैसे ये सेम चीज़ एक आप वो पढ़ेंगे, कालिदास साहब ने बाद में जाके एक वो लिखा, प्ले लिखा, उसमें भी ये उन्होंने बताया कि जो व्यक्ति है वो राजा साहब के दरबार में सीधे पहुंच जाता था रात को और बताता था कि मुझे न्याय चाहिए। वो तो फिर भी कुछ लोग मान लेते हैं कि इट इज़ अ वर्क ऑफ फिक्शन, कि हो सकता है कालिदास ने ऐसे ही लिख दिया हो, रियल ना हो। लेकिन जहांगीर के तो हमको बिल्कुल लिखे हुए साक्ष्य मिलते हैं, जिसको जंजीर अदल बोलता था वो लोग, कि भाई किसी भी समय कोई भी व्यक्ति उस जंजीर को बजा के जहांगीर से इंसाफ मांग सकता था। तो ब्रिटेन में भी यही सिस्टम था कि अगर किसी के फंडामेंटल राइट छिने हैं तो वो राजा साहब के पास सीधे जाए और राजा साहब उसको उसके अधिकार दिलाएंगे। कैसे दिलाएंगे देखते हैं। ब्रिटेन में राजा साहब जारी करते थे प्रोरोगेटिव रिट्स। ये क्या होती हैं प्रोरोगेटिव रिट्स? जो हिंदी वाले हैं वो भी रिट ही समझें। रिट क्या होती थी कि राजा साहब आदेश जारी करते थे और ये आदेश जारी करते थे कि व्यक्ति को उसके मौलिक अधिकार दिलाए जाएं। यानी रिट वो आदेश हैं जिससे व्यक्ति के मौलिक अधिकार उसको वापस दिलाए जाते हैं। इंडिया में राजा वगैरह तो है नहीं, यानी इंडिया में प्रोरोगेटिव रिट तो हैं, रिट्स तो हैं, लेकिन हमारे यहाँ राजा जारी नहीं करता। हमारे यहाँ उसको जारी करता है सुप्रीम कोर्ट, यानी उच्चतम न्यायालय अंडर आर्टिकल 32, और साथ ही साथ जारी करता है हाई कोर्ट, दैट इज अंडर आर्टिकल 226। यानी ये दो सिस्टम हमारे यहाँ है, बस हमारे यहाँ राजा जारी नहीं कर रहा है इसको। आई होप इट इज क्लियर। फिर आगे बढ़ते हैं। और क्या लिया हमने? वहां से हमने उठाया सिस्टम ऑफ सिंगल सिटीजनशिप, यानी जिसको बोलते हैं एकल नागरिकता। क्या है ये एकल नागरिकता का सिद्धांत? क्या है सिंगल सिटीजनशिप? हमारे यहाँ अगर मैं आपसे बोलूँ कि आप कहाँ के नागरिक हैं, तो यू विल से वी आर द सिटीजन ऑफ इंडिया ऑब्वियसली। कोई ये नहीं बोलेगा मैं गुजरात का नागरिक, बिहार का नागरिक नहीं। आप गुजरात बिहार इन जगहों के निवासी हो सकते हैं, मतलब आप डोमिसाइल हो सकते हैं वहाँ के, लेकिन आप नागरिक नहीं हो सकते। नागरिक कहाँ के हैं? इंडिया के। यानी कोई भारतीय के पास कितनी नागरिकता होगी? सिर्फ एक। इनफैक्ट जब आप नागरिकता वाला चैप्टर पढ़ेंगे ना, उसमें पढ़ेंगे 9, 10th, ये जो आप नागरिकता से संबंधित आर्टिकल पढ़ेंगे, तो उसमें तो साफ साफ बोला गया है कि अगर कोई इंडियन किसी दूसरे देश की नागरिकता ले ले तो उसकी इंडियन सिटीजनशिप ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएगी। यानी अगर आपके पास इंडिया की सिटीजनशिप है तो सिर्फ इंडिया की सिटीजनशिप है, किसी दूसरे देश की नहीं ले सकते। लेकिन दुनिया में सारे देश ऐसे नहीं हैं। जैसे अपना पड़ोसी देश देख ले, पाकिस्तान। पाकिस्तान डुअल सिटीजनशिप देता है कि आप एक ही टाइम में पाकिस्तान के भी सिटीजन बने रहो और किसी दूसरे देश की भी सिटीजनशिप ले लो। मतलब अभी मैं आपको एक हास्यास्पद बात बता देता हूँ। अभी जो पाकिस्तानी गवर्नमेंट है, इससे पहले इमरान खान की गवर्नमेंट थी, उसके नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर होते थे मोहिद यूसुफ। तो मोहिद यूसुफ पाकिस्तान के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं और वो सिटीजन है, प्राइमरी सिटीजन है यूएसए के, वहाँ का पासपोर्ट है उन पे। लेकिन साथ ही साथ वो डुअल सिटीजन भी है क्योंकि पाकिस्तान तो नागरिकता देता है ऐसे। तो हमारे यहाँ वो सिस्टम नहीं है पाकिस्तान वाला, हमारे यहाँ यूएसए वाला भी सिस्टम नहीं है। जैसे यूएसए भी डुअल सिटीजनशिप दे रहा है, दोहरी नागरिकता है वहाँ भी। हमने सिस्टम लिया ब्रिटेन से जो कहता है सिंगल सिटीजनशिप होगी। कि ना तो ऐसा होगा कि देश की नागरिकता अलग राज्यों की अलग, जैसा यूएसए में है कि आप यूएस सिटीजन भी है और साथ ही साथ टेक्सास, कैलिफोर्निया, जो भी उनके राज्य हैं, आयोवा, वहाँ के भी सिटीजन है। और ना ही ऐसा होगा कि एक व्यक्ति एक ही बार में दो देश की सिटीजनशिप ले ले। अच्छा, इंडिया को प्रपोज किया गया था, जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ, गोवा इंडिया का स्टेट है। गोवा पे किसी दौर में पोर्टुगल का कब्जा था, यानी पुर्तगाल जो था वो गोवा को रूल कर रहा था। 1962 में इंडिया ने गोवा को अपने में मर्ज कर लिया, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किया, 12th अमेंडमेंट, और गोवा को भारत में जोड़ लिया। तो 1962 के बाद से गोवा किसका पार्ट बन गया? इंडिया का। तो पोर्टुगल की गवर्नमेंट को, बिकॉज वहाँ पे लेबर वगैरह चाहिए थी, उनको लोग चाहिए थे, तो उन्होंने ऑफर किया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कि आप एक काम करें, जो गोवा के व्यक्ति हैं उन्हें डुअल सिटीजनशिप दे दें, कि वो पुर्तगाल के सिटीजन रहें और इंडिया के भी रह लें, बाकी हम किसी को नहीं कह रहे। लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उसको डिनाई कर दिया कि नहीं, हमारे यहाँ है सिंगल सिटीजनशिप, आप ले जाना चाहते हैं ले लें, अगर आपकी सिटीजनशिप लेना चाहते हैं तो ले लें, लेकिन जैसे ही वो आपकी सिटीजनशिप लेंगे इंडिया की सिटीजनशिप ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगी। तो ये व्यवस्था हमने उठाई है ब्रिटेन से। आगे और बढ़ते हैं। और क्या चीज़ें हैं लिया हमने ब्रिटेन से? ब्रिटेन से लिया है हमने हमारा कैबिनेट सिस्टम।
कैबिनेट सिस्टम मतलब मंत्रिमंडल व्यवस्था, कि भारत में प्राइम मिनिस्टर सुप्रीम नहीं है, भारत में प्राइम मिनिस्टर है फर्स्ट अमंगस्ट इक्वल्स, यानी भारत में जितने भी कैबिनेट मंत्री हैं सब बराबर हैं, उसमें से जो पहला मिनिस्टर है वो है प्राइम मिनिस्टर। जैसे कि अगर मैं आपसे बोलूं कि क्लास में मॉनिटर होता है, तो मॉनिटर क्लास का ऐसा नहीं होता कि क्लास का मुखिया है मॉनिटर, नहीं, क्लास में जितने स्टूडेंट हैं उनमें पहला जो स्टूडेंट है वो मॉनिटर है। तो ये जो सिस्टम है दैट इज अ कैबिनेट सिस्टम, कि प्राइम मिनिस्टर अपने आप में कैबिनेट का एक पार्ट है। ये हमने लिया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, सॉरी, ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से। आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन। और भी कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं, जैसे पार्लियामेंट्री सिस्टम हमने वहाँ से लिया, तो पार्लियामेंट की जो प्रिविलेजेस हैं यानी विशेष अधिकार होते हैं पार्लियामेंट के मेंबर्स के पास, वो भी हमने वहाँ से लिए। पार्लियामेंट के जो व्यवस्था चलती है यानी रूल्स एंड प्रोसीजर हैं, संसद के अंदर क्या नियम कानून चलेंगे, वो भी हमने ब्रिटेन से लिए। तो ये कोई अलग से पढ़ने वाली चीज़ नहीं, क्योंकि हमने पूरा का पूरा पार्लियामेंट्री सिस्टम बोल दिया, संसदीय व्यवस्था, तो संसद के अंदर जो चीज़ें चल ही रही हैं वो भी ऑटोमेटिकली ब्रिटेन से आ गई। आई होप इट इज़ क्लियर, सभी के लिए क्लियर है। फिर आगे बढ़ते हैं, और क्या। अब आता है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। यानी यूएसए का संविधान, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का संविधान। वहां से हमने क्या लिया है देखते हैं, दैट इज इंपॉर्टेंट। यूएसए से हमने बहुत सारी महत्वपूर्ण चीजें ली, जैसे क्या सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो हमने यूएसए से ली वो ली फंडामेंटल राइट्स, यानी मौलिक अधिकार। अब ये मौलिक अधिकार से क्या मतलब है, देखो, हमने क्या बताया कि ब्रिटेन का कॉन्स्टिट्यूशन रिटन कॉन्स्टिट्यूशन तो है नहीं, यानी किसी एक जगह लिखा हुआ तो है नहीं। यूएसए में कॉन्स्टिट्यूशन एक जगह लिखा हुआ है। दोनों मॉडल में अंतर समझ जाना, बड़ा इंपॉर्टेंट अंतर है। यूएसए में पार्लियामेंट सुप्रीम होती है, क्योंकि पार्लियामेंट कानून बनाती है। तो यूएसए में संसद जो कानून बना देगी वो सुप्रीम हो जाएगा, उसको ना कोर्ट बदल सकता है ना कोई। अगर पार्लियामेंट ने बोल दिया कि कल से सब लोग लाल शर्ट पहनेंगे, तो फिर लाल शर्ट ही पहनेंगे, सीधी बात। आप उसको कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते हो, क्योंकि कोर्ट पार्लियामेंट के लॉज के अंडर ऑपरेट करता है ब्रिटेन में। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मैं एक चीज दिखा देता हूं आपको, कि मान लिया ये है कोर्ट, न्यायालय, और यहां पर है कोई भी फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार। तो मौलिक अधिकार न्यायालय तक तब तक पहुंच रहे हैं जब तक बीच में संसद नहीं आ जाती। अगर संसद ने कोई कानून बना दिया है तो फिर वो कानून फंडामेंटल राइट्स को रोक लेता है, न्यायालय जाने का कोई अधिकार आपके पास नहीं है। यानी पार्लियामेंट की सुपरमेसी है ब्रिटेन में, फंडामेंटल राइट सुप्रीम नहीं होते। ऑन दी अदर हैंड यूएसए में क्या है, यूएसए में यहां पे बैठे हुए हैं फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार। पार्लियामेंट ने कोई लॉ बनाया, संसद ने कोई कानून बनाया, कोई भी संसद ऐसा कानून नहीं बना सकती जो मौलिक अधिकार के खिलाफ है। मौलिक अधिकार यूएसए में कोर्ट द्वारा सीधे लागू किए जाते हैं, यानी यूएसए की पार्लियामेंट के पास अथॉरिटी नहीं है कि मौलिक अधिकार के खिलाफ कोई भी कानून बनाया जा सके। कोई और कानून है जो फंडामेंटल राइट से नहीं टच कर रहा है, वो लागू हो जाएगा, लेकिन फंडामेंटल राइट के खिलाफ कोई भी कानून लागू वहां पे नहीं होता है। दोनों में अंतर मेरे ख्याल से क्लियर है आपको। यूएसए में क्या होता है, फंडामेंटल राइट सुप्रीम, कोई कानून फंडामेंटल राइट के खिलाफ नहीं। ब्रिटेन में ऐसा नहीं, ब्रिटेन में कानून पहले है, मौलिक अधिकार अगर इन्फ्रिंज होते हैं तो हो जाए उससे, क्योंकि पार्लियामेंट की सुपरमेसी ऊपर है। इसलिए एक बड़ा फेमस डायलॉग है, बोलते हैं द ब्रिटिश पार्लियामेंट कैन डू एनीथिंग एक्सेप्ट मेकिंग अ मैन वीमेन एंड मेकिंग अ वीमेन मैन। नहीं, ब्रिटेन की संसद कुछ भी कर सकती है, बस पुरुष को महिला नहीं बना सकते और महिला को पुरुष नहीं बना सकते। इस बात का मतलब ये है कि वहाँ पे फंडामेंटल राइट्स सुप्रीम है ही नहीं, पार्लियामेंट के आगे उनकी जो मौजूदगी है वो कम हो जाती है। इसलिए हमने ये मॉडल उठाया है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से, यूएसए से। यानी हमारे यहाँ भी यही है, पार्लियामेंट कोई लॉ नहीं बना सकती विच इज़ इनकंसिस्टेंट विद द फंडामेंटल राइट। जब मैं आर्टिकल 13 पढ़ाऊंगा तो इसके बारे में आपको डिटेल से बताऊंगा। तो ये बात हमारे लिए क्लियर हो जानी चाहिए कि भाई हमने कहाँ से लिया है। ठीक है, किसी का कोई डाउट तो है नहीं, डन। और क्या लिया है हमने वहाँ से फंडामेंटल राइट के अलावा, हमने लिया है इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी। इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी मतलब न्यायपालिका की स्वतंत्रता। बोले ये क्या बात होती है सर? देखो, इंटीग्रेटेड जुडिशरी मतलब सारी जुडिशरी एक साथ जुड़ी हुई है, वो तो हमने लिया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। लेकिन उस एक्ट में क्या होता था कि जो जज साहब थे उनको अपॉइंट करता था एग्जीक्यूटिव का हेड। यानी अब ऐसा समझ लें, वॉइसराय अपॉइंट कर रहा है, आप बहुत दिमाग ना भी लगाना चाहें तो ऐसा समझ लें कि प्रधानमंत्री सुप्रीम कोर्ट का जज अपॉइंट कर रहा हो। अब ऐसे में ब्रिटेन के टाइम में तो चलती थी व्यवस्था, क्योंकि आप सरकार के खिलाफ केस करोगे, सरकार आपकी चुनी हुई है नहीं, तो सरकार अपने आदमी को ही बैठाना चाहेगी, तो वहां पे न्यायपालिका इंडिपेंडेंट नहीं होती थी।
यानी जज की नियुक्ति जब सरकार कर रही है तो इंडिपेंडेंट कहाँ बची। तो हमारे यहाँ यूएस सिस्टम को लिया गया कि भाई न्यायपालिका इंडिपेंडेंट होगी, जजों की नियुक्ति में सरकार की कोई केंद्रीय भूमिका नहीं है। जज एक बार अपॉइंट हो गया तो हो गया, उसको सरकार द्वारा हटाया नहीं जा सकता। उसका एक तरीका है जजेस के रिमूवल का, वो हम आगे पढ़ेंगे, पार्लियामेंट हटाएगी लेकिन सरकार उसको हटा नहीं सकती। एक बार अपॉइंट हो गया, उसकी जो सैलरी एंड अलाउंसेस हैं, वेतन और भत्ते हैं, उस वेतन और भत्ते को उसके सर्विस के दौरान कम नहीं किया जा सकता। और भी बहुत तरीके हैं, जैसे एक बार अगर आप सुप्रीम कोर्ट के जज से रिटायर हो गए तो इंडिया में किसी भी कोर्ट में आप वकील के तौर पे प्रैक्टिस नहीं कर सकते। ये चीज़ें इंश्योर करती हैं कि हमारी जुडिशरी इंडिपेंडेंट रहे, सरकार के दबाव में ना आए। तो ये व्यवस्था हमने उठाई है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से, यूएसए से। अब इंडिपेंडेंस और जुडिशरी हो गई, लेकिन मान लिया कोई जज का कंडक्ट ठीक नहीं है तो उसको हटाया कैसे जाए। तो रिमूवल ऑफ द जजेस जो है, कि जजेस को उनके पद से कैसे हटाया जाए, यानी न्यायाधीशों को पद से हटाना, ये भी व्यवस्था हमने उठाई है यूएसए से। जब मैं आपको पढ़ाऊंगा सुप्रीम कोर्ट तब इसके बारे में बताऊंगा। वैसे किसी आर्टिकल वगैरह में नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन के, को पूछा जाए कि किस अनुच्छेद में न्यायाधीश को हटाना, इसके लिए एक एक्ट बनाया था पार्लियामेंट ने, जजेस इंक्वायरी एक्ट, उसके तहत जजेस को हटाया जाता है। जब सुप्रीम कोर्ट वाला चैप्टर आएगा तो मैं बताऊंगा। कुल मिला के ऐसा होता है कि सरकार नहीं हटाती, जजेस के खिलाफ एक प्रपोजल आता है, राज्यसभा में भी लोकसभा में भी एक इंडिपेंडेंट कमेटी बनती है, वो जांच करती है, फिर वोटिंग होती है स्पेशल मेजोरिटी, तब जाके हटाया जाता है। तो उनको हटाने का तरीका हमने यहाँ से लिया। मान लिया आपको राष्ट्रपति को हटाना हो, राष्ट्रपति के हटाने की प्रक्रिया को बोलते हैं इम्पीचमेंट। इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट, यानी राष्ट्रपति का महाभियोग। ये भी हमने उठाया है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से। जैसे ट्रंप साहब थे, जो इनका पिछला टेन्योर रहा, उसमें 2 बार इम्पीचमेंट आ गया इन पे, 2 बार महाभियोग लगाया गया। तो महाभियोग का मतलब, गौर से समझ लेना इस पॉइंट को, मैं बोल रहा हूँ महाभियोग का मतलब ये नहीं होता है कि व्यक्ति हट गया पद से। महाभियोग का मतलब ये होता है कि एक हाउस ने उस पर जो लगे हुए आरोप थे उसको सच पा लिया। एट वन हाउस, यूएसए में जैसे अपर हाउस है सेनेट, नीचे का हाउस है हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, हमारे यहाँ लोकसभा राज्यसभा, कि एक हाउस लोकसभा या राज्यसभा में ये प्रूफ हो गया कि राष्ट्रपति साहब कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ काम कर रहे थे, इसको बोलते हैं इम्पीचमेंट। अगर दूसरे हाउस में भी वोटिंग होके पास हो जाए तो हो जाता है रिमूवल। तो जो इम्पीचमेंट का तरीका है, जजेस को उसके बाद हटाने का भी जो तरीका है, वो हमने यूएसए से लिया है। जब मैं आपको प्रेसिडेंट पढ़ाऊंगा तो मैं इसको डिटेल से बताऊंगा। अब अगर प्रेसिडेंट को आपने हटा दिया तो उसकी जगह काम कौन करेगा। तो यूएसए के सिस्टम में वही होता है कि एक होता है वाइस प्रेसिडेंट, यानी उपराष्ट्रपति। तो जो उपराष्ट्रपति का पद है, ये भी हमने ले रहा है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से, यूएसए से ले लिया, कि राष्ट्रपति अगर किसी भी वजह से उसका पद खाली हो जाए तो उसकी जगह उपराष्ट्रपति आ जाता है। अच्छा, इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है, देखें कि इंडिया में क्या होता है कि मान लिया प्रेसिडेंट साहब है, प्रेसिडेंट साहब का पद किसी भी वजह से वेकेंट हुआ, यानी रिक्त हो गया बाय एनी रीजन, उन्होंने रिजाइन कर दिया, उनकी डेथ हो गई, उनको हटा दिया पार्लियामेंट ने, या उन्होंने ऐसा पाया गया कि उन्होंने जिस तरीके से इलेक्शन जीता था वो गड़बड़ी से जीता था, उनका इलेक्शन रद्द कर दिया गया, कोई भी तरीका हो सकता है। अगर प्रेसिडेंट साहब का पद रिक्त हो जाए तो उनकी जगह आ जाते हैं वाइस प्रेसिडेंट साहब, यानी उपराष्ट्रपति साहब उनकी सीट भरने के लिए आ जाते हैं, लेकिन फॉर मैक्सिमम 6 मंथ्स, 6 महीने के लिए। 6 महीने के अंदर अंदर नए राष्ट्रपति के चुनाव करके राष्ट्रपति लेकर आओ। यूएसए में ऐसा नहीं होता। यूएसए में अगर प्रेसिडेंट की पोस्ट खाली हो गई बाई एनी मीन्स, कि उसने रिजाइन कर दिया, उसको गलत तरीके से इलेक्शन जीता था, कोर्ट ने उसका इलेक्शन रद्द कर दिया, या उसको पार्लियामेंट ने हटा दिया वहाँ की किसी भी तरीके से, तो जो उपराष्ट्रपति साहब हैं, वाइस प्रेसिडेंट साहब, वो जो रेस्ट ऑफ द टेन्योर है, कि जो बचा हुआ कार्यकाल है, अब वो बचा हुआ कार्यकाल कितने दिन का हो, 2 साल का, 3 साल का। यूएस में राष्ट्रपति का कार्यकाल होता है 4 साल का। तो 4 में से चाहे 3 साल बच गए हों, 6 महीने बच गए हों, 8 महीने बच गए हों, 1 महीना बच गया हो, 1.5 साल बच गए हों, तो जो बचा हुआ टेन्योर है उसमें वाइस प्रेसिडेंट साहब उसको ऑफिस को लीड करते हैं, यानी वो परमानेंट प्रेसिडेंट बन जाते हैं। यानी हमारे वाइस प्रेसिडेंट की पावर कम है, यूएसए के वाइस प्रेसिडेंट की पावर ज्यादा है। लास्ट चीज विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये तो भाई यूएसए से हमने ली एक पावर, जिसको बोलते हैं पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू। इसको हिंदी में बोल देते हैं न्यायिक समीक्षा की शक्ति। क्या होती है न्यायिक समीक्षा, देखो इसका जिक्र डायरेक्टली तो कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है, लेकिन आर्टिकल 13 में इसका जिक्र है। बहुत मैं अभी सरसरी तरीके से बता दूंगा, आगे पूरा चैप्टर ही है इसके ऊपर। न्यायिक समीक्षा ये है
मान लिया कोई भी लॉ यानी कोई भी विधि, विधि क्या होती है वो दिखाया हुआ है आर्टिकल 13 में साफ साफ कि ये विधि होगी, ये विधि नहीं होगी। कोई भी कानून, कैसे कानून, विच इज अगेंस्ट, कि जो किसके विरुद्ध हो, विरुद्ध हो आपके फंडामेंटल राइट्स के, यानी मौलिक अधिकार के। यानी कोई भी कानून है जो मौलिक अधिकार के खिलाफ जाता है या मौलिक अधिकार के खिलाफ नहीं जाता। संविधान का जो बेसिक स्ट्रक्चर है, ये बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है ये मैं आगे पढ़ाऊंगा ही अभी, जिसको बोलते हैं मूल ढांचा। संविधान के मूल ढांचे के खिलाफ है कोई कानून, या किसी ऐसी अथॉरिटी ने बना दिया जो अपने जुरिस्डिक्शन के खिलाफ है। आउटसाइड इस जुरिस्डिक्शन मतलब न्याय क्षेत्र के बाहर। क्या मतलब है कि कुछ मामले हैं जिसमें पार्लियामेंट लॉ बना सकती है, जैसे रेलवे, रेलवे पे स्टेट गवर्नमेंट लॉ बनाते, तो चाहे उसने कितने ही सही तरीके से बनाया लेकिन अपने अधिकार से बाहर बना दिया। या दूसरी कंडीशन कि कॉन्स्टिट्यूशन का एक बेसिक स्ट्रक्चर है, केशवानंद भारती केस में बोला गया था कि जैसे इंडिया में डेमोक्रेटिक कंट्री है जहाँ पे लोग इलेक्शन के थ्रू अपनी सरकारों को चुनते हैं, कल को कोई सरकार कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज करके लिख दे कि भाई जब तक मोदी जी जिंदा हैं तब तक वो प्रधानमंत्री बने रहेंगे, तो ये हमारे बेसिक स्ट्रक्चर के खिलाफ रही बात। ऐसा कोई कानून आ जाए या कोई ऐसा कानून हो जो मौलिक अधिकार के खिलाफ हो, तो ऐसी केस में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ऐसे कानून को रद्द कर देते हैं, यानी इस तरीके के कानून को डिक्लेयर कर देते हैं नल एंड वाइड। ये जो पावर होती है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की, इसको बोलते हैं पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू, न्यायिक समीक्षा की शक्ति। ये हमने उठाया यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से। आगे मैं इसके बारे में बहुत डिटेल से आपको समझाऊंगा ही। तो नेक्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन इज गोइंग टू बी द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ आयरिश रिपब्लिक, यानी जिसको हम बोल देते हैं आयरलैंड का संविधान। देखो ये जो आयरलैंड है, कई जगह इसको लिखा होता है आयरलैंड गणराज्य। यहाँ से क्या लिया गया है, पहली बात तो यही समझ लेते हैं कि ये आयरिश रिपब्लिक का क्या मतलब है, कि क्या आयरलैंड कोई और भी है जो इसके साथ आपको रिपब्लिक लगाना पड़ रहा है। तो इसको जान लेते हैं पहले नाम को। हमें पता है कि रिपब्लिक उस पॉलिटिकल सिस्टम को बोलते हैं जिसमें जो हेड ऑफ द नेशन है, यानी जो देश का मुखिया है, वो जनता द्वारा चुना जा रहा है। अगर आपको याद हो तो शुरुआत में मैंने बताया था कि जो अथॉरिटी है, जो सत्ता है, वो दो जगह से आती है। एक जिसमें आप तय करते हैं कि एक परिवार ही है जिसके पास सारी शक्तियां हैं, यानी मोनार्कियल सिस्टम जिसको बोलते हैं, यानी राजतंत्र व्यवस्था। एक व्यवस्था वो है जिसमें जनता आपको अपना लीडर चुनती है। तो बहुत ही, अगर मैं एक लिमिटेड सेंस में बोलूं, तो रिपब्लिक वो व्यवस्था है, यानी गणराज्य वो व्यवस्था है जिसमें जो देश का मुखिया है वो जनता द्वारा चुना जा रहा है। जब हम आयरलैंड की बात करते हैं, एक मैं मैप बना देता हूँ, इससे थोड़ा आसान हो जाएगा। आयरलैंड ये एक आइलैंड टाइप है, यानी ये एक द्वीप है जिसको बोला जाता था किसी दौर में आयरलैंड, और इट वाज अंडर द कंट्रोल ऑफ द यूनाइटेड किंगडम, यानी जो ब्रिटेन था उसका रूल था आयरलैंड में भी। आयरलैंड में एक ग्रुप था जिसका नाम था IRA, आयरिश रिपब्लिकन आर्मी। ये आयरलैंड की आज़ादी के लिए बात कर रहे थे कि हमें ब्रिटेन का गुलाम नहीं रहना है, हमें आज़ाद होना है। और इन्होंने कई सारे इवेंट भी किए, यानी बहुत सारे भारतीय क्रांतिकारी जो थे वो डबलिन वाला जो ग्रुप था, आयरिश ग्रुप जो था, उसके साथ जुड़े हुए थे। इनफैक्ट आपने नाम ज़रूर सुना होगा, जो थियोसॉफिकल सोसाइटी इंडिया में आई उसमें एनी बेसेंट जो आई वो खुद आयरिश थी। तो लगातार वहाँ पे भी संघर्ष चल रहा था कि कैसे बचा जाए। वहाँ पे आयरलैंड में होम रूल मूवमेंट हुआ था किसी दौरान, उसी होम रूल आंदोलन को एनी बेसेंट इंडिया भी लेके आई। कुल मिला के यहाँ पे वोटिंग कराई गई एक समय में आके कि भाई आपको ब्रिटेन के साथ रहना है कि नहीं। तो जनरली क्या था कि जो साउथ ऑफ आयरलैंड था, ये दक्षिणी आयरलैंड वाला जो हिस्सा था, इन्होंने वोटिंग में ये पैटर्न देखा कि हमें ब्रिटेन के साथ नहीं रहना है, हमें आज़ाद होना है। और जो नॉर्थ आयरलैंड था, बिकॉज वहाँ की मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन प्रोटेस्टेंट क्रिश्चियनिटी को मानती थी। क्रिश्चियनिटी में भी बहुत सारे वो हैं, ग्रुप हैं, उसमें जनरली हैं कैथोलिक, और कैथोलिक के खिलाफ जिन्होंने प्रोटेस्ट किया वो हो गए प्रोटेस्टेंट। तो नॉर्थ वाले प्रोटेस्टेंट के साथ जुड़े हुए थे, इन्होंने बोला कि हमें ब्रिटेन से अलग नहीं होना है। तो ये जो ऊपर वाला ग्रुप था इसका नाम हो गया नदर्न आयरलैंड, यानी उत्तरी आयरलैंड। उत्तरी आयरलैंड आज भी इट इज़ द पार्ट ऑफ यूनाइटेड किंगडम, ये यूके की टेरिटरी है। अब यूके में राष्ट्रपति तो होते नहीं, यूके में तो वहाँ पे किंग क्वीन होते हैं, और किंग क्वीन है तो यानी रिपब्लिक नहीं है यूके। तो नॉर्थ आयरलैंड वाला जो हिस्सा है, उत्तरी आयरलैंड, वो आज भी रिपब्लिक नहीं है। जो दक्षिणी आयरलैंड वाला हिस्सा था, जिसने बोला हमें आज़ाद होना है, क्योंकि वो अलग हो गए, ब्रिटेन का पार्ट नहीं रहे, उन्होंने अपना प्रेसिडेंट इलेक्ट करना शुरू कर दिया। तो ये जो साउथ आयरलैंड है ना, इसी को हम बोलते हैं रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड या आयरलैंड गणराज्य। तो जब हम बोल रहे हैं आयरलैंड के संविधान से,
तो नॉर्थ आयरलैंड नहीं बल्कि साउथ आयरलैंड। नॉर्थ आयरलैंड तो आज भी ब्रिटेन का पार्ट है, यानी वो जो यूनाइटेड किंगडम वाली वास्ट टेरिटरी है उसका एक हिस्सा है। अब अपने मुद्दे पे आ जाते हैं कि भाई आयरलैंड से हमने लिया क्या है। आपके सवाल हों तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर डालते रहें, मैं देखता रहूँगा उनको हाथों हाथ। जब मैं पूरा एक टॉपिक ले लूँगा फिर उसके बाद देख लूँगा। नदर्न आयरलैंड से सबसे पहले हमने चीज़ें ली हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। आगे पूरा पूरा चैप्टर है, पार्ट 4 जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का भाग 4, वो इसी के ऊपर है, तब मैं आपको डिटेल से बताऊंगा। हिंदी में बोलते हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्व। क्या मतलब है इस बात का? डीपीएसपी का मतलब ये है कि जब भी स्टेट कोई पॉलिसी बनाए, स्टेट का मतलब क्या है आर्टिकल 12 में डिटेल से समझेंगे। अभी मुद्दे की बात ये कर लें कि चाहे केंद्र सरकार है, राज्य सरकार है, लोकल गवर्नमेंट है, या और भी कोई ऐसी सरकारी बॉडी है, अगर वो किसी तरह की कोई पॉलिसी बनाती है तो किन किन बातों का उसको ख्याल रखना चाहिए। वो जो बातें हैं वो दी गई हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी में, और वो हमने लिया है रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड से। आयरलैंड ने स्पेन से लिया था, स्पेन ने जो रोमन एम्पायर था वहाँ से उठाया था। तो अच्छी चीज़ें लगातार अपनी दिशा ढूंढती रहती हैं। हमें इतना याद नहीं रखना है, हमें बस याद रखना है कि हमने लिया है रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड से। आयरलैंड लिए थे स्पेन से, अगर एक कदम और बढ़ना है तो स्पेन से उन्होंने उठाया। और क्या क्या चीज़ें उठाई वो समझ लेते हैं। हमारे यहाँ हमने देखा कि प्रेसिडेंट चुना जाता है और प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है। देखिए यूएसए में भी प्रेसिडेंट का इलेक्शन है, लेकिन यूएसए के प्रेसिडेंट का इलेक्शन है डायरेक्ट इलेक्शन, यानी जनता वोट डालती है। फिर कुछ पॉपुलर वोट्स भी हैं, क्योंकि सभी राज्य अलग अलग थे ना, और फिर वो एक साथ आके जुड़े, तो जिन राज्यों के पास जनता ज़्यादा है उनका ज़्यादा बोलबाला हो जाएगा। तो ऐसे सिर्फ जनता की वोट पे डिपेंड नहीं करता, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड प्रोसीजर है। तो हमने यूएस वाला मॉडल नहीं लिया, हमने अपने प्रेसिडेंट को चुनने के लिए जो व्यवस्था उठाई दैट वाज टेकन फ्रॉम दी आयरलैंड। तो हम बोल देते हैं कि मेथड ऑफ द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट, यानी राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया। अब क्या है राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया, इसको मैं जब मैं प्रेसिडेंट वाला चैप्टर पढ़ाऊंगा तब आपको डिटेल से बताऊंगा। और क्या लिया, हमने देखा कि हमारे पास एक बॉडी है जिसका नाम है पार्लियामेंट, और हमने देखा था हमने पार्लियामेंट वाला सिस्टम लिया है ब्रिटेन से, जिसमें दो हाउस है। एक हाउस है लोअर हाउस जिसका नाम लोकसभा, और एक एक अपर हाउस है जिसका नाम है राज्यसभा। ये हमने कल पढ़ाई था। ये ब्रिटेन से आया है। ब्रिटेन में जो अपर हाउस है उसको हम बोल देते हैं हाउस ऑफ लॉर्ड्स। ये जो राज्यसभा है इसमें दो तरीके के मेंबर हैं। पहले तो लोकसभा में भी दो तरीके के होते थे, अब नहीं होते हैं, लेकिन फिलहाल राज्यसभा में दो तरीके के मेंबर हैं। एक मेंबर हैं जो इलेक्शन लड़के आते हैं, यानी इलेक्टेड मेंबर हैं, जिनको हम बोल देते हैं निर्वाचित। और दूसरे मेंबर हैं जो इलेक्टेड नहीं होते, जो राष्ट्रपति साहब जिनको नॉमिनेट कर देते हैं, यानी ये होते हैं मनोनीत सदस्य। जो मनोनीत सदस्य हैं दोज आर 12 इन दी राज्यसभा, 12 मेंबर हैं। प्राइम मिनिस्टर साहब उनकी लिस्ट पकड़ाते हैं प्रेसिडेंट को कि ये लोग हैं जिनको आपको नॉमिनेट करना है, और प्रेसिडेंट साहब उनको नॉमिनेट कर देते हैं। अगर वो नॉमिनेट ना करना चाहे तो मना कर सकते हैं एक बार, लेकिन फिर भी अगर नाम दिए जाए तो उनको नॉमिनेट करना ही होता है। जब मैं पार्लियामेंट वाले चैप्टर पे पहुंचूंगा तो आपको डिटेल से ये बातें बताऊंगा, लेकिन अभी तो ये समझ लें कि जो 12 मेंबर नॉमिनेट होते हैं, ये राज्यसभा में मेंबर्स का नॉमिनेशन, यानी सदस्यों को मनोनीत करना, ये भी हमने उठाया है आयरलैंड से, यानी नॉमिनेशन ऑफ द मेंबर्स इन राज्यसभा। अच्छा, इलेक्शन हमने यहाँ से नहीं लिया है, यानी किस तरीके से मेंबर इलेक्ट होंगे वो हमने यहाँ से नहीं लिया है, हमने उठाया यहाँ से नॉमिनेशन। चलो बढ़ते हैं आगे इस तरीके से कि और कौन कौन सी चीज़ें हैं। तो ये है जो हमने आयरलैंड से लिया है। अब हम अगले सोर्स मटेरियल की तरफ बढ़ जाते हैं कि और कहाँ से चीज़ें ली गई हैं। जो हमारा एक मेजर सोर्स मटेरियल निकल के आता है दैट इज कमिंग फ्रॉम दी कनाडा। कनाडा से क्या आता है देख लेते हैं। अब ये कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन से कुछ चीज़ें निकल के आई, जैसे क्या, हम इंडिया में बोल रहे थे कि फेडरल सिस्टम है, यानी शक्तियों का बंटवारा है। कल मैंने आपको पढ़ाया था, जैसे यूएसए में फेडरल सिस्टम है, कुछ पावर सेंटर के पास हैं, कुछ स्टेट के पास है। ऐसा ब्रिटेन में फेडरल सिस्टम नहीं है, ब्रिटेन में सारी पावर सेंटर के ही पास है। तो इंडिया में भी फेडरल सिस्टम है, लेकिन इंडिया के फेडरल सिस्टम में और यूएसए के फेडरल सिस्टम में थोड़ा सा अंतर है। देखते हैं क्या। यूएसए की फेडरल सिस्टम में व्यवस्था ये है कि पावर इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है केंद्र और राज्य के बीच में।
और अगर ऐसा हो कि कोई पार ऐसी है जो लिखी हुई नहीं है, वो सीधे स्टेट को मिल जाती है, राज्य को मिल जाती है। इंडिया में ऐसा नहीं है। इंडिया का जो फेडरल सिस्टम है, यानी फेडरल क्या होता है कल मैंने आपको समझाया ही था, यानी भारत की जो संघीय व्यवस्था है, इस फेडरल सिस्टम में स्ट्रॉन्ग सेंटर का कॉन्सेप्ट है। यानी जो केंद्र है वो सशक्त है, केंद्र के पास ज्यादा शक्तियां हैं। कैसे? हमने देखा एक तो यूनियन लिस्ट बड़ी बहुत है, ऊपर से जो कंकरेंट लिस्ट के मामले हैं उसमें भी कोई कानून बने तो उसमें भी सेंटर का कानून ज्यादा लागू होता है। स्टेट के पास वैसे ही पावर कम हो जाती है कानून बनाने की। तो हमारा फेडरल सिस्टम है, बंटवारा है, लेकिन वो बंटवारा सेंटर की तरफ झुका हुआ है। ये हमने उठाया है कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन से। अच्छा, अब कोई ऐसी पावर है जो ना यूनियन लिस्ट में है, ना कंकरेंट लिस्ट में है, ना स्टेट लिस्ट में है, तो ऐसी पावर को हम बोल देते हैं रेसिडुअरी पावर, जो मैंने कल पढ़ाया ही था आपको, यानी अवशिष्ट शक्ति। अब अवशिष्ट शक्ति क्या होती है? जब मैंने 7th शेड्यूल पढ़ाई थी तो इसके बारे में बताया था। रेसिडुअरी पार्ट्स वो पार्ट्स हैं जो तीनों में से किसी लिस्ट में नहीं है, ना यूनियन, ना कंकरेंट, ना स्टेट। ये जो रेसिडुअरी पावर हैं, कनाडा में ये रेसिडुअरी पावर मिल जाती हैं सेंटर को, यानी केंद्र के पास ये पावर चली जाती है। हमारे यहाँ भी ऐसा ही होता है कि जो रेसिडुअरी पावर हैं वो डायरेक्टली सेंटर को मिल जाती हैं, उसका स्टेट से कोई लेना देना नहीं है। हाँ, वो बात अलग है कि अगर सेंटर चाहे तो उन पावर को कंकरेंट लिस्ट में डाल दे, उन पावर को स्टेट लिस्ट में डाल दे, लेकिन ये इच्छा होती है सेंटर की, यानी स्टेट की अथॉरिटी हमारे यहाँ पे कम हो जाती है। कल मैंने आपको एक बात बताई थी कि भाई अगर सेंटर है, सेंटर अपने एक एक रिप्रेजेंटेटिव राज्यों में भेजता है जिनको हम बोलते हैं गवर्नर। तो मैंने बताया था कि हर स्टेट में एक गवर्नर होगा। ये हमने प्रोविजन उठाया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से, कल हमने पढ़ा था। लेकिन मैंने ये भी बताया था कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में तो किंग की मंजूरी से वॉइसराय करता था नियुक्ति। हमारे यहाँ ना तो किंग है ना वॉइसराय है। हमारे यहाँ जो गवर्नर साहब हैं, राज्यपाल हैं, उनका अपॉइंटमेंट करता है प्रेसिडेंट। ये सिस्टम उठाया है हमने कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन से। तो यहाँ पे हम देखेंगे एक और चीज, दैट इज कॉल्ड द अपॉइंटमेंट ऑफ द गवर्नर, राज्यपाल की नियुक्ति। याद रखें कल हमने देखा था कि जो राज्यपाल का पद है वो लिया गया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 से, लेकिन उसके अपॉइंटमेंट का तरीका कि सेंटर अपॉइंट करेगा, ये चीजें हमने उठाई हैं कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन से। आई होप इट इज क्लियर, सभी के लिए क्लियर ही है। अब एक लास्ट चीज बचती है, उसको मैं लिख देता हूं, फिर मैं आपको समझा दूंगा। पहले लिख लेंगे, उसके बाद समझ लेंगे ये क्या कहना चाहते हैं। वो होता है एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। यानी उच्चतम न्यायालय का सलाहकारी क्षेत्राधिकार। ये क्या है एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन? ये जब हम सुप्रीम कोर्ट पढ़ेंगे उसमें आर्टिकल 143 पढ़ेंगे तब मैं डिटेल से बताऊंगा। अभी के लिए जान लेते हैं कि होता क्या है एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन। बहुत सिंपल सा है। क्या है देखें, मान लिया कोई मामला है जो प्रेसिडेंट साहब के पास गया, प्रेसिडेंट मतलब राष्ट्रपति के पास गया, और मैटर कैसा है? मैटर या तो रिलेटेड है पब्लिक वेलफेयर से, पब्लिक वेलफेयर मतलब लोक कल्याण से। जैसे कोयले की खान है, उसकी नीलामी कर दी गई, यानी कोल माइंस की नीलामी कर दी गई। अब कोयला तो देश की संपत्ति है, और देश की संपत्ति मतलब देश की जनता की संपत्ति है। और बाद में पता लगा ये जो नीलामी की गई है कोयले की खदान की, ये गलत तरीके से की गई है। गलत तरीके से मतलब कि आपने ऐसे बांट दिया उसको कि पहले आओ पहले पाओ। अगर बोली लगाई जाती तो उससे बहुत ज्यादा पैसा जनरेट होता, जिससे जनता को बहुत ज्यादा फायदा होता। तो ऐसे में जो नीलामी हो गई और बाद में ये बात पता लगती है, तो उसका क्या किया जाए? क्या उस नीलामी को निरस्त कर दिया जाए? क्योंकि जिसने नीलामी ली है वो तो यही बोलेगा ना कि जब मैंने ली है तब तो वही नियम थे, तो अब आप कैसे निरस्त कर सकते हो? तो इस तरीके के मैटर होते हैं जो होते हैं पब्लिक वेलफेयर से रिलेटेड। अच्छा, दूसरे कैसे मैटर हैं? जो है प्री कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स। प्री कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स मतलब संविधान पूर्व के मामले, यानी वो मामले जो संविधान बनने से पुराने हैं। जैसे अगर मैं इंडिया और पाकिस्तान के पार्टीशन की बात करूं, तो पार्टीशन हो गया 1947 में, और कॉन्स्टिट्यूशन बन के तैयार होकर लागू हुआ है 1950 में।
तो पार्टीशन संविधान बनने से पुराना मुकदमा है। ऐसे बहुत सारे मुकदमे हो सकते हैं। तो इस तरीके के जो मैटर होते हैं उसमें प्रेसिडेंट के पास ये अथॉरिटी है कि वो सलाह मांग ले सुप्रीम कोर्ट से। यानी प्रेसिडेंट के पास अगर इसमें से दो में से किसी तरीके का मामला गया तो प्रेसिडेंट उस मामले में सलाह के लिए सुप्रीम कोर्ट के पास पहुंचता है। अब प्रेसिडेंट खुद से नहीं जाता, प्रेसिडेंट भेजते हैं यहाँ पे अटॉर्नी जनरल को, हिंदी में बोलते हैं उसको महान्यायवादी। महान्यायवादी सुप्रीम कोर्ट से पूछता है कि क्या करना चाहिए। अब एक बात समझे, जब भी सुप्रीम कोर्ट सलाह देगा तो मिनिमम 5 जज बैठेंगे, कि कम से कम 5 जज बैठेंगे तभी सलाह दे पाएंगे। ऐसी बेंच को हम बोलते हैं फुल बेंच, या हम बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच, संवैधानिक पीठ। जब भी राष्ट्रपति सलाह मांगे तो 5 जज से कम जज सलाह देने के लिए नहीं बैठ सकते, बात याद रखें। अब ये 5 जज बैठेंगे और इस मामले में सलाह देंगे। अब सलाह देंगे ही, एक कंपलसरी है। तो देख, अगर मैटर पब्लिक वेलफेयर का है तो ऐसा कंपलसरी नहीं है, यानी आवश्यक नहीं है। लिख देता हूं मैं कि सुप्रीम कोर्ट सलाह दे भी सकता है और सलाह नहीं भी दे सकता। लेकिन अगर मामला प्री कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर से रिलेटेड है, संविधान बनने से पुराना मामला है, तो यहां पर इट इज मैंडेटरी, कि आवश्यक है ही है कि यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट सलाह देगा ही देगा। ऐसा इसमें क्यों कर लेता है? इसमें सुप्रीम कोर्ट क्या लेता है कि आप डिसीजन ले लो, अगर डिसीजन संविधान के खिलाफ होगा या फंडामेंटल राइट के खिलाफ होगा तो मुकदमा हमारे पास आना ही है, हम तब डिसीजन दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ऐसा कोई मामला है जो संविधान बनने से पुराना है, तब तो फंडामेंटल राइट्स एग्जिस्ट ही नहीं करते थे, और बाकी भी सिचुएशंस को प्रेसिडेंट साहब किस बेसिस पे तय करें, तो इसके लिए यहाँ पे सलाह देना बड़ा जरूरी है। इन्हें तो प्रेसिडेंट साहब संविधान के बेसिस पे टैकल कर ही सकते हैं। तो जब मान लिया सलाह दी, अब इस बात को समझे, सलाह की सबसे अच्छी बात यह होती है कि जैसे मान लिया मैं आपको सलाह दूं कि भाई रोजाना पढ़ लिया करो, अगर आपको लगता है लेक्चर्स बेनिफिशियल हैं तो शेयर कर लिया करो किसी के साथ, या अगर आपको ज़रूरत है कि कुछ और चीज़ें हम इसमें ऐड करें तो कमेंट कर लिया करो। तो मैं आपको सलाह दे रहा हूँ। अब सलाह की बात क्या है कि भाई आप चाहो इस सलाह को मानो या मत मानो, मैं कुछ कर तो सकता नहीं आपका इस केस में। तो इस स्थिति को बोलते हैं एडवाइस। तो जब सुप्रीम कोर्ट एडवाइस करता है, यानी सुप्रीम कोर्ट ने अपनी सलाह भेजी प्रेसिडेंट साहब के पास, ये रही सुप्रीम कोर्ट की एडवाइस, तो प्रेसिडेंट साहब की मर्जी है कि सलाह को माने या ना माने। यानी प्रेसिडेंट सलाह देता लेता है, सुप्रीम कोर्ट सलाह देता है, जरूरी नहीं हर बार दे ही सलाह, इस मामले से रिलेटेड होगा तो सलाह नहीं भी देगा, लेकिन राष्ट्रपति साहब इज नॉट बाउंड, यानी राष्ट्रपति साहब बाध्य नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट की सलाह माने ही माने, वो चाहे तो सलाह ना भी माने। ये जो पावर है सुप्रीम कोर्ट की, वो दी गई है आर्टिकल 143 में, और इसी पावर को बोलते हैं पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू, न्यायिक समीक्षा की शक्ति। आई होप इट इज क्लियर, सभी को ये समझ में आ गया होगा। अब हम अगले सोर्स की तरफ चले जाते हैं, विच इज द ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन। अब ऑस्ट्रेलिया के संविधान से हमने क्या लिया है ये समझ लेते हैं। देखो, ऑस्ट्रेलिया के संविधान को याद रखना है तो ऐसा समझ लें कि जहां भी आपको जोड़ने की बात कही गई कि दोनों साथ में आ जाओ, वो ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन से आया है। तो बोले ये क्या बात हुई सर कि जोड़ने की बात दोनों साथ में आ जाओ, ये क्या मतलब है? जैसे हमने ये देखा कि भाई हमारे 7th शेड्यूल में 3 लिस्ट है। एक यूनियन लिस्ट है, उसमें वो मामले हैं जिसमें सेंटर प्रभावी है। एक स्टेट लिस्ट है जिसमें वो मामले हैं जिसमें राज्य विधानमंडल कानून बनाता है। नाउ देयर इज अ थर्ड लिस्ट जिसका नाम है कंकरेंट लिस्ट। कंकरेंट लिस्ट वो लिस्ट है जिसमें सेंटर भी कानून बना सकता है और स्टेट भी। तो ये जो कंकरेंट लिस्ट है यानी समवर्ती सूची है, इसमें सेंटर और स्टेट दोनों साथ में आ जाते हैं। अब जो दोनों साथ में आ जाते हैं तो ये लिया गया है ऑस्ट्रेलिया से। एक और चीज समझ लेते हैं, और क्या लिया गया है, जैसे इंटर स्टेट ट्रेड। इंटर स्टेट ट्रेड मतलब अंतरराज्यीय व्यापार, कि एक स्टेट से दूसरे स्टेट के बीच में व्यापार कर सकते हैं, गुड्स जो है, वस्तुएं जो हैं, उनको हम भेज सकते हैं। ये भी लिया गया ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन से। इसमें जो कंडीशंस हैं, जब आप इंटर स्टेट रिलेशंस पढ़ेंगे आगे चल के, उसमें क्लियर होगा। कुल मिला के एक बात समझ लें, देखिए, जो इंसान है, जैसे मैं इंडियन सिटीजन हूँ, मैं एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जा सकता हूँ बिना किसी रोक टोक के। ये मेरा आर्टिकल 19 क्लॉज 1 पार्ट डी जो है, अनुच्छेद 19 भाग 1 पार्ट डी जो है उसका, वो मुझे फ्रीडम देता है, फ्रीडम ऑफ मूवमेंट। लेकिन ये फ्रीडम इंसान के लिए है, ऑब्जेक्ट के लिए नहीं है, वस्तु के लिए नहीं है। मैं सोचूं कि मैं अपना सामान यहाँ से दूसरे स्टेट बिना किसी रोक टोक के भेज सकता हूँ, तो इट इज़ नॉट अलाउड। तो उसके लिए दूसरे सेक्शंस प्रभावी होते हैं, उसमें आर्टिकल 19 की फ्रीडम हमें नहीं मिलती।
वो जो सेक्शंस हैं वो हमने उठाए हैं ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन से। आई होप इट इज क्लियर। तो इंटरस्टेट ह्यूमन चला जाए बिना रोक टोक, लेकिन सामान नहीं जाता। सामान इंटरस्टेट रिलेशंस में हम जानेंगे कि उस पर क्या क्या कंडीशंस लागू होती हैं। फिर तीसरी चीज देख लेते हैं, ये और क्या चीज है। और हमने यहां से लिया है ज्वाइंट सिटिंग ऑफ द पार्लियामेंट। ज्वाइंट सिटिंग से क्या मतलब है बताएंगे, जिसको बोलते हैं संसद की संयुक्त बैठक। संयुक्त बैठक का मतलब क्या हुआ कि मान लिया कोई ऑर्डिनरी बिल है, ऑर्डिनरी मतलब साधारण बिल है ऐसा मान लेते हैं। कोई बिल है, हिंदी में लिख देता हूं मैं, कोई बिल है यानी विधेयक, यानी आपको कोई कानून बनाना है। तो कानून बनाने की कंडीशन ऐसी है कि बिल है, वो जाएगा राज्यसभा में, राज्यसभा उसको पास करेगी, फिर लोकसभा में, फिर लोकसभा उसको पास करेगी। जरूरी नहीं पहले राज्यसभा में ही जाए, आप चाहे तो लोकसभा में भी ला सकते हैं और फिर राज्यसभा में भी। जब दोनों जगह से वो पास हो जाएगा, देन इट गोज टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत के राष्ट्रपति के पास। जब राज्यसभा भी उसको राज्यसभा लोकसभा पास करके राष्ट्रपति भी उसको अपनी स्वीकृति दे देंगे, नाउ इट बिकम्स एन एक्ट। अब ये बन जाता है एक अधिनियम। अधिनियम का मतलब ये नहीं हो गया कि अब ये कानून बन गया। कानून प्रभावी तो तब होगा जब ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के गजट में नोटिफाई हो जाएगा। जब मैं पार्लियामेंट पढ़ाऊंगा तब उसमें ये सब बातें बताऊंगा। यानी अगर आपको कोई एक्ट बनाना है तो उसके 3 पिलर्स हैं, 3 ऑर्गन हैं। एक है राज्यसभा, एक है लोकसभा और तीसरे हैं प्रेसिडेंट साहब। ये एक ऑर्डिनरी तरीका है, यानी अगर मनी बिल को छोड़ दे, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल को छोड़ दे, तो इस तरीके से ही कोई कानून बनता है। साधारण कानून ऐसे ही बनते हैं। अगर मान लिया ऐसा हो कि बिल आए, राज्यसभा उसको पास कर दे, लोकसभा पास ना करे, या लोकसभा ने एक्सेप्ट कर लिया लेकिन राज्यसभा एक्सेप्ट नहीं कर रही है, तो फिर ऐसे में तो कानून बन ही नहीं सकता। तो ऐसे में जब कानून नहीं बन सकता, तो प्रेसिडेंट साहब के पास पावर है कि वो बुला लें ज्वाइंट सिटिंग। तो ज्वाइंट सिटिंग कौन बुलाता है? प्रेसिडेंट साहब। कब बुलाते हैं? जब डेडलॉक हो जाए, लोकसभा और राज्यसभा के बीच में गतिरोध आ जाए, यानी ऐसी स्थिति आ जाए कि या तो कोई बिल राज्यसभा एक्सेप्ट करे, लोकसभा नहीं, लोकसभा एक्सेप्ट करे, राज्यसभा नहीं। तो ऐसे में बुलाई जाती है ज्वाइंट सिटिंग। ये लिए हमने ऑस्ट्रेलिया से। याद रखें, ये बुलाई जाती है इन द केस ऑफ ऑर्डिनरी बिल, कि कोई साधारण विधेयक होगा तभी बुलाई जाएगी। धन विधेयक, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में नहीं बुलाई जाएगी। वो दोनों क्या होते हैं मैं आपको बताऊंगा, अभी उस बात की चिंता ना करें। दूसरी बात यह है कि जब भी ज्वाइंट सिटिंग बुलाई जाएगी, उसको हेड करेगा स्पीकर ऑफ द लोकसभा। ऐसा क्यों होता है तब मैं आपको बताऊंगा जब मैं ज्वाइंट सिटिंग के बारे में पढ़ाऊंगा। पूरी फिलॉसफी है इसके पीछे। साधारण भाषा में तो इतना समझ ले कि जो राज्यसभा का चेयरमैन साहब हैं, राज्यसभा के चेयरमैन साहब राज्यसभा के मेंबर नहीं होते, और ज्वाइंट सिटिंग में सिर्फ मेंबर बुलाए जाते हैं। इस वजह से राज्यसभा के चेयरमैन साहब उस मीटिंग में ही नहीं आते हैं, इसलिए स्पीकर साहब चेयर करते हैं। वो नहीं आए तो डेप्यूटी स्पीकर चेयर करते हैं, वो नहीं आए तो राज्यसभा के जो डेप्यूटी चेयरमैन है, वाइस चेयरमैन है, वो चेयर करते हैं। अभी इस चिंता में ना जाए, अभी तो आप इंट्रोडक्शन ही देख रहे हैं। तो ज्वाइंट सिटिंग बुलाई जाती है, बुलाते हैं प्रेसिडेंट साहब, और इसकी जो अध्यक्षता करते हैं वो करते हैं स्पीकर ऑफ द लोकसभा। इट इज क्लियर। यहां पर बिल रख दिया जाता है, यानी राज्यसभा और लोकसभा दोनों मिलकर बैठी हुई हैं, यहां पर बिल रख देते हैं, बिल को सिंपल मेजॉरिटी से पास कर लेते हैं, जिसको बोल देते हैं हम लोग साधारण बहुमत। साधारण बहुमत मतलब जितने लोग आए हैं और वोट डाल रहे हैं, वाले टोटल लोग हैं 700, उनमें से आज आए हैं सिर्फ 400, और 400 के 400 वोट डाल रहे हैं। तो 400 का आधे से एक ज्यादा, 400 का आधा हुआ 200, उससे एक ज्यादा कितना हो गया? 201। तो 201 लोग जिस तरफ वोट डाल देंगे उस बात को एक्सेप्ट कर लिया जाएगा, सिंपल। तो इस तरीके से क्या होता है कि जब भी ज्वाइंट सेटिंग बुलाई जाती है, जनरली लोकसभा का पलड़ा हावी होता है। लोकसभा इसलिए हावी होती है क्योंकि लोकसभा में स्ट्रेंथ ज्यादा है, राज्यसभा में तो मेंबर बहुत कम है, यानी आधे हैं लगभग लोकसभा के, इनफैक्ट आधे से भी कम है। तो जब जब ज्वाइंट सेटिंग बुलाई गई है, आगे मैं पढ़ाऊंगा आपको कब कब बुलाई गई, तब तब लोकसभा जो चाहती है वो काम किया जाता है। ये सारी चीजें हमने ली हैं ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन से। आई होप इट इज क्लियर टू यू। अगला सोर्स है हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूएसएसआर, जिसको बोल देते हैं सोवियत संघ का संविधान। सोवियत संघ क्या? मॉडर्न डे जो रशिया है, रूस है। ऐसा हुआ जब कभी आप वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ेंगे तो जानेंगे इसको, कि जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हो गया 1945 में, अब दुनिया 2 पोल्स में बट गई। एक तरफ पोल को लीड कर रहा था यूएसए, एक तरफ ये सुपर पावर थी, और ये जिस इकोनॉमिक आइडियोलॉजी को लेकर चल रहे थे उसका नाम था कैपिटलिज्म। ये क्या होता है कैपिटलिज्म? मैं बहुत डिटेल से आपको इकोनॉमिक्स में पढ़ाऊंगा, अभी टेंशन ना ले। हिंदी में बोल देते हैं पूंजीवाद। बहुत बड़ी डेफिनेशन है इसके, बहुत बड़े फिलोसफर रहे हैं, जैसे जॉन लॉक इसको बड़ा फॉलो कर रहे थे, जॉन स्टुअर्ट मिल इसको मानने वाले थे, उन्होंने थोड़ा सा वेलफेयर स्टेट जोड़ दिया था, बाकी बहुत सारे।
नियो लिबरल बहुत सारे इकोनॉमिस्ट रहे हैं, मिल्टन फ्रीडमैन है, अभी इन सबके नाम ना जाने। कुल मिला के ये समझें कि यूएसए पूंजीवाद को बढ़ावा दे रहा था, एडम स्मिथ जिसको फॉलो करते थे, यानी जो रिसोर्सेज हैं वो प्राइवेट सेक्टर के पास होने चाहिए, यानी हर एक व्यक्ति के पास मींस ऑफ रिसोर्सेज, किस चीज़ का उत्पादन करना है, कितने दाम पे बेचना है, कहाँ बेचना है, ये व्यक्ति खुद डिसाइड करे, बाजार डिसाइड करे, सरकार को कोई दखलंदाजी नहीं करनी चाहिए। एक दूसरा ग्रुप था जिसको लीड कर रहा था रशिया। रशिया ने धीरे धीरे करके उस ग्रुप को फैलाना शुरू करा और अपना जो ग्रुप था उसका नाम रख लिया यूनाइटेड सोशलिस्ट सोवियत रिपब्लिक, जिसको बोल देते हैं हम लोग सोवियत संघ। तो यूएसएसआर जो ये ग्रुप था, ये जिस आइडियोलॉजी को मान रहा था उसका नाम था सोशलिज्म, हिंदी में बोलते हैं उसको समाजवाद। अब समाजवाद का जो समाजवादी पार्टी है उससे कोई लेना देना नहीं है। समाजवाद बहुत सिंपल बात बोलता था, ये बोलता था कि मीन्स ऑफ प्रोडक्शन जो है, उत्पादन के जो साधन है, दे शुड बी ओन्ड बाय द स्टेट। और फिर धीरे धीरे स्टेट भी उसको छोड़ दे, कम्युनिटी ओन करने लगे। ये आइडिया कार्ल मार्क्स का था, फ्रेडरिक ईगल्स का था, लास्की का था, बहुत सारे फिलोसफर इसको भी मानने वाले थे। इनफैक्ट जो हमारे अर्ली फादर्स थे जैसे जवाहरलाल नेहरू हुए या भगत सिंह हुए, ऑल ऑफ देम वर द बिलीवर्स ऑफ सोशलिज्म। इस तरीके से दुनिया दो ग्रुप में बटी हुई थी। ये 1991 में यूएसएसआर ब्रेक कर गया। क्यों ब्रेक कर गया, उसके पीछे बहुत सारे रीजंस हैं, जैसे अफगान वॉर है, फिर उन्होंने ग्लासनोस्ट वगैरह जैसे बहुत सारे इवेंट किए, यानी उन्होंने एकदम से अपनी इकोनॉमी को खोलने की कोशिश की। कुल मिला के एक शॉक थेरेपी टाइप आई सिचुएशन और यूएसएसआर ब्रेक हो गया। उसमें 15 छोटे छोटे देश बने, जैसे कि अभी यूक्रेन है या बेलारूस है या और भी जितने भी सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स हैं, कजाकिस्तान या तुर्कमेनिस्तान, तुर्किस्तान, ये सब जितने भी हैं, इनमें जो सबसे बड़ा कंट्री निकला दैट इज रशिया, तो हम रूस बोल देते हैं। तो कई बार एग्जामिनर रूस पूछ लेता है, कई बार पूछ लेता है यूएसएसआर। उस समय जब हम कॉन्स्टिट्यूशन बना रहे थे तब यूएसएसआर था, 1950 की बात जब कर रहे हैं। तो ये जो दौर रहा यूएसएसआर, यहां से हमने क्या लिया, तो जब हम प्रियम्बल पढ़ेंगे, अगला टॉपिक वही है, यानी भारतीय संविधान की प्रस्तावना, उसमें एक आइडिया मिलेगा आपको जस्टिस। जस्टिस मतलब न्याय, कि हम भारत के सभी व्यक्तियों को न्याय देंगे। अब न्याय किस तरीके का होगा, न्याय सिर्फ वही होगा कि जो कोर्ट में होता है, नहीं। तो 3 तरह के न्याय की बात की गई है। 3 तरीके के न्याय की बात की गई है। कौन कौन सा 3 तरीके का न्याय है देख लेते हैं। एक न्याय है सोशल, मेरा फोन आ गया था सॉरी, फिर है इकोनॉमिक और पॉलिटिकल। यानी कौन कौन सा न्याय, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय। इसको अभी मैं बहुत डिटेल से एक्सप्लेन नहीं करूंगा क्योंकि अगला टॉपिक जो होगा हमारा प्रियम्बल, उसमें ये सारे ही पॉइंट को, कि सोशल जस्टिस क्या है, इकोनॉमिक क्या है, पॉलिटिकल, मैं बहुत डिटेल से बताऊंगा। तो अभी फिर वो रिपीटिशन हो जाएगा, तो उसका फायदा ये है कि जब हम प्रियम्बल पढ़ें तभी जान ले। ये हमने लिया है यूएसएसआर से, यानी सोवियत संघ से, जिसको बोलते हैं न्याय की परिकल्पना। बाद में चल के हमारे ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल ड्यूटीज नहीं थी, यानी जो मौलिक कर्तव्य हैं वो नहीं होते थे। मौलिक कर्तव्य जनरली उन कॉन्स्टिट्यूशन में होते भी नहीं जो डेमोक्रेटिक है, यानी लोकतंत्र में होते नहीं है। एक हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, एक जापान का कॉन्स्टिट्यूशन है जहाँ मौलिक कर्तव्य है जनरली, और कहीं मौलिक कर्तव्य है नहीं। लेकिन फिर भी हमने कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट किया, और कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट किया 42वां 42वां संविधान संशोधन किया गया, दैट वाज 1974 + 2 मतलब 6। यहाँ से तो जो 42वां संविधान संशोधन है, इसके तहत हमने एक नया पार्ट जोड़ दिया कॉन्स्टिट्यूशन में, जो है मौलिक कर्तव्य। मौलिक कर्तव्य मतलब फंडामेंटल ड्यूटीज। ये जो फंडामेंटल ड्यूटीज हैं, इसका आइडिया भी हमने लिया यूएसएसआर से। मैं आगे इसके बारे में बताऊंगा जब हम कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 4th A पढ़ेंगे। तो ये दोनों चीजें जो हैं वो हमने उठाई यूएसएसआर से। और भी हमने काफी सारी चीजें ली, जैसे जो 5 ईयर प्लान है, पंचवर्षीय योजना है, वो भी हमने ली, लेकिन वो कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा नहीं है, वो हमारी पॉलिटी का हिस्सा है। संविधान में कहीं भी पंचवर्षीय योजनाओं का जिक्र नहीं है, तो इसलिए हम यहाँ पे 5 ईयर पढ़ नहीं रहे हैं। आई होप इट इज क्लियर यूएसएसआर क्या है, रशिया क्या है। अब बढ़ जाते हैं आगे की तरफ कि और कौन कौन से सोर्स हैं जिससे क्या क्या चीजें ली गई हैं। Now we will move to the next one, which is called the Constitution of France. फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन से हमने क्या लिया, फ्रांस के संविधान। फ्रांस का संविधान बड़ा ही एक्साइटिंग कॉन्स्टिट्यूशन रहा, क्योंकि इसकी हिस्ट्री मैंने आपको पहले बताई है। मैंने आपको फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में एक बात बताई थी जब मैंने शुरुआती लेक्चर लिए थे, शुरुआत की पहले या दूसरे लेक्चर में ही है कि जो मॉडर्न डे हम सिस्टम देख रहे हैं ना रिपब्लिक का,
पुराने दौर में राजा महाराजा होते थे, इंडिया में ही नहीं दुनिया भर में राजा महाराजा होते थे। फिर फ्रेंच रिवॉल्यूशन होती है, 1789 में होती है फ्रांस की क्रांति। उस समय तक जो राजा है वो भगवान का रूप माना जाता था, कि वो रिप्रेजेंटेटिव है गॉड का। फ्रेंच रिवॉल्यूशन, फ्रांस की क्रांति होती है 1789 में, और जो फ्रांस के राजा हैं जिनका नाम है लुई 16, लुई 16, उनको, उनकी वाइफ मेरी एंटोइंट को, उनके बच्चों को, सबको मार दिया जाता है, एक मशीन बनाते गुलोटीन, और ये डिक्लेरेशन कर देते हैं कि फ्रांस आज से मोनार्की नहीं है, यानी फ्रांस में राजतंत्र नहीं है। ये डिक्लेरेशन आता है 1792 में, और बोल देते हैं कि फ्रांस का जो हेड ऑफ द स्टेट है वो जनता खुद चुनेगी, यानी जो राजा महाराजा वाला सिस्टम है फ्रांस में बंद हो गया। यानी जब मैंने अभी आपको बताया कि जब देश की जनता अपने मुखिया को खुद चुन रही है, उस सिस्टम को हम बोलते हैं रिपब्लिक यानी गणतंत्र। तो जब हम प्रियम्बल पढ़ेंगे तो उसमें हम पढ़ेंगे कि इंडिया इज अ रिपब्लिक, भारत एक गणतंत्र है। गणतंत्र का मतलब जो देश का मुखिया है, जो हमारे यहाँ कौन है, प्रेसिडेंट साहब, दैट इज इलेक्टेड बाय द पीपल। ये जो गणतंत्र का विचार है ये हमने लिया फ्रेंच रिवॉल्यूशन यानी फ्रांस की क्रांति से। आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। उसके अलावा प्रियम्बल में कुछ और वर्ड्स भी पढ़ेंगे, जैसे एक आइडिया हम पढ़ेंगे लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी का। एक बड़े फिलोसफर हुए हैं फ्रांस में, रूसो। वैसे तो उन्होंने अपनी जो कहानी लिखी है, जो उन्होंने किताबें लिखी हैं रूसो ने, वो स्विट्जरलैंड में लिखी हैं, लेकिन उनका बहुत बड़ा असर रहा फ्रेंच रिवॉल्यूशन पे। तो वो जो किताबें लिखी है उन्होंने, रूसो ने, जिस तरीके की, रूसो ने बहुत डिटेल से बताया है। जैसे उनका एक बड़ा फेमस कोट है कि मैन वॉज बॉर्न फ्री येट एवरीवेयर ही इज इन चेन्स। वो कहते हैं कि इंसान आज़ाद पैदा हुआ था, लेकिन आज की अगर हम सोसाइटी को देखें तो हर जगह वो गुलामी में बंधा हुआ है। तो वो कहते हैं कि ऐसी गुलामी का कोई फायदा नहीं, हमें लिबर्टी चाहिए, यानी हमें चाहिए स्वतंत्रता। फिर दूसरा, हमें चाहिए इक्वालिटी यानी समता, और इन दोनों के साथ हमको चाहिए भाईचारा, जिसको हम बोल देते हैं बंधुत्व। और ये तीनों वर्ड ज्यों के त्यों हमने अपनी प्रियम्बल में उठा लिए कॉन्स्टिट्यूशन की, कि लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी, स्वतंत्रता, समता, भाईचारा। ये तीनों आइडिया जो प्रियम्बल में लिए गए हैं, ये भी लिए गए हैं फ्रेंच रिवॉल्यूशन से यानी फ्रांस की क्रांति से। तो ये आया है व्यवस्था फ्रांस से। आई होप इट इज क्लियर। फिर हम बढ़ जाते हैं अगले सोर्स पे, दैट वाज कॉल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ साउथ अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका का संविधान। क्या लिया है हमने साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन से? बहुत सिंपल। हमारे यहाँ जब कॉन्स्टिट्यूशन बन के तैयार हुआ तो अंबेडकर साहब का स्टेटमेंट है बहुत फेमस, कि कॉन्स्टिट्यूशन इज अ लिविंग डॉक्यूमेंट। ये जो संविधान है ना, ये कोई ऐसी बनाई हुई किताब नहीं है, ये तो अपने आप में एक जीवित किताब है। जीवित किताब मतलब कि जैसे जैसे दुनिया आगे बढ़ेगी, जैसे जैसे देश की ज़रूरतें बदलेंगी, वैसे वैसे कॉन्स्टिट्यूशन में भी चेंज की ज़रूरत पड़ेगी। तो हमें बहुत रिजिड नहीं बना देना चाहिए संविधान को, बहुत मुश्किल नहीं बना देना चाहिए। वक्त की ज़रूरत के हिसाब से हम इसको चेंज कर सके, ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी एक आर्टिकल है, दैट इज आर्टिकल 368। आर्टिकल 368 बोलता है प्रोसीजर ऑफ द अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। क्या मतलब है इस बात का? कि संविधान संशोधन की प्रक्रिया, आगे मैं इसको डिटेल में बताऊंगा, पूरा चैप्टर है पार्ट 20 का ये, तब मैं इसको समझाऊंगा आपको। यानी कॉन्स्टिट्यूशन को जरूरत के हिसाब से समय पड़ने पर किस तरीके से हम अमेंड कर सकते हैं, क्या नई चीजें जोड़ सकते हैं, किस तरीके से पुरानी चीजें हटाएंगे, ये जो प्रोसीजर उठाया है ये हमने लिया है फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ साउथ अफ्रीका। तो ये पहली चीज आई है जो दक्षिण अफ्रीका के संविधान से आई। और क्या है, अब आपको याद हो, मैंने अभी पीछे आपको बताया कि हमारे यहाँ जो हाउस है जिसका नाम है राज्यसभा, राज्यसभा में दो तरीके के मेंबर हैं। कुछ मेंबर हैं जो मनोनीत हैं यानी नॉमिनेटेड हैं। ये जो नॉमिनेटेड मेंबर हैं, दीज आर 12 मेंबर्स, 12 सदस्य हैं। और ये आइडिया हमने लिया है आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से, आयरलैंड के संविधान से। और ये जो दूसरे मेंबर हैं जो इलेक्टेड मेंबर्स हैं, यानी कुछ मेंबर हैं जो निर्वाचित हैं, जो चुनाव जीत के गए हैं। तो इलेक्शन किस तरीके से होगा ये लिया है हमने साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन से, यानी इलेक्शंस ऑफ द मेंबर्स इन राज्यसभा, ये आया है साउथ अफ्रीकी कॉन्स्टिट्यूशन से। कैसे चुनाव होता है, चलो मैं एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बता देता हूँ इसके बारे में। क्या होता है कि राज्यसभा के मेंबर का चुनाव कुछ ऐसे है, इस तरीके से।
कि राज्यसभा में राज्य के प्रतिनिधि हैं, तो सबसे नीचे लेवल पे होती है राज्य की जनता। जैसे यूपी के लिए राज्यसभा का चुनाव है तो यूपी की जनता, बिहार के लिए तो बिहार की जनता, ये सब जो राज्य की जनता है वोट डालती है, और वोट डाल के अपने अपने राज्य में चुनती है MLA, मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, जिसको हम विधायक बोल देते हैं साधारण भाषा में, विधानसभा के सदस्य। ये जब MLA इलेक्ट हो जाते हैं तो ये MLA लोग वोट डालते हैं, और MLA लोग वोट डाल के चुनते हैं राज्यसभा के मेंबर्स। अच्छा, इसमें कंफ्यूजन बहुत लोगों को होता है, क्या इन्हीं में से चुना जाता है? जवाब है नहीं, इन्हीं में से नहीं चुना जाता, ये वोटर है। ये लोग वोट डाल के तय करते हैं कि कौन व्यक्ति राज्यसभा में जाएगा। ऐसा हो सकता है कि कोई MLA खुद से भी इलेक्शन लड़ रहा हो, दैट इज एक्सेप्टेबल, लेकिन इन्हीं में से चुना जाए ऐसा कंपलसरी प्रोविजन नहीं है। तो ये जनता चुनती है MLA को, MLA लोग वोट डाल के चुनते हैं राज्यसभा के मेंबर्स को। तो राज्यसभा का जो इलेक्शन है इट इज एन इनडायरेक्ट इलेक्शन, और ये जो प्रोसीजर है ये हमने उठाया साउथ अफ्रीका से। इंटरेस्टिंग बात क्या है इस पूरे इलेक्शन में, जो बाकी किसी इलेक्शन में आपको नहीं मिलती, वो ये है जब राज्य की जनता MLA चुनती है तो वो एक सीक्रेट वोट के थ्रू चुनती है। जैसे आप लोग वोट डालने जाते हैं ना, तो एक गुप्त मतदान होता है, कोई किसी को नहीं बताता है कि किसने किसको वोट दिया है, ना बाहर आके आप कोई प्रूफ ले सकते हो इस तरीके का। लेकिन जब हम MLA लोग वोट डालते हैं और राज्यसभा के मेंबर्स को चुनते हैं तो ये ओपन बैलेट है। ओपन बैलेट मतलब खुला मतदान है। इसमें साफ साफ बताया जाता है कि कौन किसको वोट डाल रहा है, किसने किसके फेवर में वोट दिया है, अपनी प्रेफरेंसेस क्या भरी हैं। तो ये सीक्रेट बैलेट नहीं होता, ये ओपन बैलेट है। एग्जाम में सवाल पूछा गया कि कौन सा चुनाव खुले मतदान के आधार पर होता है, विच इलेक्शन इज कंडक्टेड ऑन द ओपन बैलेट, दैट इज द इलेक्शन ऑफ द राज्यसभा। आई होप इट इज क्लियर, सभी के लिए क्लियर ही है। ये हुआ एक और सोर्स। देन वी विल मूव टू द नेक्स्ट सोर्स, दैट इज कॉल्ड द जापानीज कॉन्स्टिट्यूशन, यानी जापान का संविधान। जापानीज कॉन्स्टिट्यूशन से हमने क्या लिया? सिर्फ एक चीज, बहुत इंपॉर्टेंट है भी नहीं, दैट इज कॉल्ड द प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। क्या मतलब है इस बात का? इसको बोलते हैं विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। जब हम आर्टिकल 21 पढ़ेंगे तो इसके बारे में तब जानेंगे। उसमें लिखा होता है that no person shall be denied of his life and personal liberty except by the procedure established by law, कि किसी व्यक्ति को उसके जीवन और दैहिक स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अलावा वंचित नहीं किया जा सकता। क्या मतलब है इस बात का? हम समझेंगे, तभी समझेंगे। अभी भी मैं बताऊंगा इसके बारे में। इट इज क्लियर, दैट इज प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। क्या होता है बताऊंगा। देखें ये क्या चीज है जिसको हम बोल रहे हैं प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। बहुत सिंपल है। लॉ क्या है, ये जब आप आर्टिकल 13 पढ़ेंगे तो उसमें डिटेल से जानेंगे ही। लेकिन कुल मिला के बहुत डिटेल में ना भी जानना चाहे तो बेसिक बात समझ लें। देश में कानून है, कानून बनाने वाली देश में दो बॉडी है। कौन कौन सी बॉडी है? देश में कानून बनाती है सेंटर के लेवल पे बनाती है संसद, यानी जिसको हम बोल देते हैं पार्लियामेंट, और स्टेट के लेवल पे बनाती है राज्य विधानमंडल, जिसको हम बोल देते हैं स्टेट लेजिस्लेचर। ये दो बॉडी हैं जो कानून बनाती है। यानी कानून बनाने का प्रोसीजर अभी मैं केवल सेंटर के लेवल पे बताऊं तो ये है, जैसे मैंने बताया था कि कोई बिल आता है, बिल को राज्यसभा और लोकसभा अपनी मंजूरी देती हैं, फिर प्रेसिडेंट साहब उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। प्रेसिडेंट साहब ने एक्सेप्ट कर लिया तो वो एक्ट बन जाता है, और फिर वो जब वो नोटिफाई हो गया तो कानून बन के तैयार हो गया। ये प्रोसीजर है। प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ क्या प्रक्रिया है? मान लिया आपने कोई ऐसा काम किया विच इज अगेंस्ट द लॉ, कि वो कानून के खिलाफ है, उस पर कानून बना हुआ है, आपने कानून के खिलाफ जाके काम किया, तो आप पे प्रक्रिया होगी, यानी पुलिस आपको अरेस्ट कर लेगी या जो भी सजा होगी इस तरीके से। प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ की डॉक्ट्रिन क्या कहती है? मान लिया कोई एग्जीक्यूटिव एक्शन है। क्या मतलब एग्जीक्यूटिव एक्शन का बताते हैं अभी, जिसको हम बोलते हैं कार्यपालिका द्वारा किया गया कार्य। कार्यपालिका मतलब कोई भी सरकारी जो अधिकारी है, चाहे पुलिस है चाहे फौज है, कोई भी माने, ये एग्जीक्यूटिव के पार्ट होते हैं। लेजिस्लेचर का पार्ट होता है जो कानून बनाता है, जैसे संसद और राज्य विधानमंडल। मान लिया पुलिस ने आपके खिलाफ कोई कार्रवाई की, और कार्रवाई करके कोई भी जो कार्रवाई करनी है वो करी, तो ऐसे में आप गए कोर्ट, आप पहुंचे उदाहरण के तौर पे सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट क्या देखेगा? सुप्रीम कोर्ट ये देखेगा कि जो कार्रवाई की गई है, वो जो एक्शन किया गया है, क्या वो कानून के हिसाब से है, यानी वो जो लॉ पार्लियामेंट ने बनाया था, ये जो एक्ट बना के तैयार किया था, क्या कार्रवाई इसके हिसाब से हुई है? अगर कार्रवाई इसके हिसाब से हुई है तो फिर कोई दिक्कत वाली बात नहीं।
और अगर कार्रवाई इसके हिसाब से नहीं हुई है तो फिर प्रॉब्लम वाली बात है, एग्जीक्यूटिव के ऊपर जो भी निर्देश होंगे वो तय होंगे। यानी गौर से समझना कि एग्जीक्यूटिव यानी पुलिस अगर आपके खिलाफ कोई निर्णय लेना चाहती है, कोई डिसीजन ले रही है, कोई कार्य कर रही है, पुलिस में बार बार यूज कर रहा हूं क्योंकि रिलेट करना थोड़ा आसान है, तो वो उन एक्ट के अंदर ही कर सकती है, उस लॉ के अंदर ही कर सकती है जो पार्लियामेंट ने बना के तैयार किया है। अगर कोई भी चीज लॉ के बाहर की है तो वो ऐसा नहीं कर सकती। इट इज डिबार्ड कि उसको रोका गया है, इट इज रिस्ट्रिक्टेड। इसको बोलते हैं प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ। अब एक बात और सोचे, मान लिया पार्लियामेंट ने कोई उल्टा सीधा लॉ पास कर दिया, ऐसा लॉ पास कर दिया कि कोई भी आदमी जो पॉलिथीन का यूज करेगा उस पर 1 लाख रुपए का जुर्माना लगेगा। अब पॉलिथीन का यूज करने पे 1 लाख रुपया, ये अपसर्ड तो है थोड़ा सा कि इतना बड़ा जुर्माना। या ऐसा बोलते पॉलिथीन का यूज करने पे आदमी को 12 साल की कैद होगी, ये भी अपसर्ड बात है। लेकिन अगर ऐसा लॉ मौजूद है और आप पॉलिथीन का यूज करते पकड़े गए और पुलिस ने आपको 1 लाख रुपए का जुर्माना लगा दिया, तो कोर्ट ये नहीं देखता इसमें, कोर्ट सिर्फ ये देखता है कि वो जो कार्रवाई की गई है वो कानून के हिसाब से है या नहीं। पुलिस कानून दिखाएगी कि साहब ये कानून है जो पार्लियामेंट ने बना के तैयार किया था कि 1 लाख रुपए का जुर्माना या 12 साल की जेल, तो इन्होंने 1 लाख रुपए का हमने जुर्माना कर दिया, तो पार्लियामेंट जो कोर्ट है उस एक्शन को ठीक मानेगा कि हाँ बात बिल्कुल ठीक है। यानी ये जो प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ है ये आपको एग्जीक्यूटिव एक्शन से तो बचाता है, लेकिन पार्लियामेंट या लेजिस्लेचर यानी राज्य का भी विधानमंडल हो सकता है ना, वो अगर कोई कानून बना दे तो उससे प्रोटेक्शन नहीं देता। उससे प्रोटेक्शन देने के लिए एक और चीज आती है, वो हम आर्टिकल 21 में ही पढ़ेंगे, जिसको बोलते हैं ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, विधि की प्रक्रिया। आज के दौर में प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ फॉलो नहीं करते हैं, आज के टाइम में क्या जाता है ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। एक फेमस केस आया था मेनका गांधी का, दैट वाज इन द ईयर 1978। उसके बाद से इस डॉक्ट्रिन को हमने छोड़ दिया, लिखी हुई भले ही है लेकिन इसको फॉलो नहीं करते, फॉलो करते हैं ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। उसमें क्या होता है, उसमें कोर्ट ये नहीं देखता कि ये जो कार्रवाई की गई है कानून के हिसाब से है या नहीं है, कोर्ट ये भी देखता है कि वो जो कानून बनाया गया है वो भी जस्ट है, रैशनल है, नॉन आर्बिट्ररी है या नहीं। यानी वो जो कानून पार्लियामेंट ने बनाया वो कानून सही है, क्या कानून तर्कसंगत है, क्या कानून मनमाना तो नहीं है। तो उसमें सिर्फ एक्शन नहीं देखता, जिस कानून के बेसिस पे एक्शन लिया गया है उस कानून की भी स्क्रूटनी होती है, उसको बोलते हैं ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। तो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ हिंदी में बोल दिया विधि की प्रक्रिया, वो अलग डॉक्ट्रीन है, वो हमने उठाई है यूएसए से, अब उसी को फॉलो किया जाता है। लेकिन जो लिखी हुई प्रक्रिया है वो है प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ। इसमें क्या होता है, इसमें सिर्फ ये देखते हैं कि वो जो एक्शन लिया गया है वो कानून के हिसाब से ठीक है या नहीं। कानून कैसा है उससे मतलब नहीं है, कानून कैसा भी बना हो, जस्ट है, रैशनल है, नॉन आर्बिट्ररी है, उसे कोई नहीं देखेंगे हम। आई होप इट इज क्लियर। ये हमने लिया है जापानीज कॉन्स्टिट्यूशन से। तो ये हुए हमारे पास जितने भी सोर्सेज हैं कॉन्स्टिट्यूशन के, ये टॉपिक आज का होता है हमारा खत्म।